नमस्कार। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ट्रेड एंट्री टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से अपनी एंट्री को प्लान किया जाए। और जो हम स्टॉक्स में ट्रेड एंट्री या इंडेक्स में जैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग एंट्री के लिए क्या-क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ब्रेकआउट स्टॉक्स में काम करता है, किस तरीके से निफ्टी ऑप्शंस में हमें ब्रेकआउट को देखना चाहिए या पुल बैक पे काम करना चाहिए। और जैसे कि आज रात में फेड की मीटिंग भी है, उसके आउटकम भी है, तो हम समझेंगे किस तरीके से डेटा बिफोर इवेंट बन रहे हैं और क्या डेटा को देख करके बैंक निफ्टी में हम बुलिश व्यू यहाँ से लेकर के चल रहे हैं। और किस तरीके से जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसी बैंक है, इनमें किस तरीके से डेटा बन रहा है, किस तरीके से उसमें एंट्री के जो रूल्स हैं वो काम करेंगे। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, कुछ रिवर्सल पैटर्न्स को भी देखेंगे, लाइव मार्केट के डेटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जो भी एग्जांपल्स होंगे वो सब हम लाइव मार्केट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक है या रिलायंस है या निफ्टी बैंक निफ्टी। इन सब से हम जो पैटर्न आज समझेंगे, उन पैटर्न्स को हम इन स्टॉक्स में लाइव ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हम एंट्री को कैसे प्लान करें। तो जो हम टॉपिक है ट्रेड एंट्री, बेसिकली परफेक्ट ट्रेड एंट्री करना, ये एक ऐसा शब्द है कि आप परफेक्ट कभी भी ट्रेड में नहीं हो सकते, बट आप अपनी ट्रेड को राइट एंट्री के तरफ प्लान कर सकते हैं। जैसे एक तो एंट्री हो गया कि आप ब्रेकआउट पे अपर लेवल पे एंट्री करें, दूसरा हो गया कि थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक पे करें। तो बेसिकली हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अपनी ट्रेड एंट्री को कैसे और इफिशिएंट बनाएं, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भी आप परफेक्ट ट्रेड एंट्री नहीं ले सकते। क्या यानी परफेक्शन आपकी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लेने के बाद जरूरी नहीं है कि उसी लेवल से वो रिवर्स कर जाए, बट ये है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर हो सकता है जहां से आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। तो हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड एंट्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, ऑप्शंस में हमें क्या फॉलो करना चाहिए और स्टॉक्स में हमें क्या फॉलो करना चाहिए। और ख़ास तौर से जैसे इवेंट्स हैं या अर्निंग रिजल्ट्स हैं, उस समय हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है तो किस तरीके से प्लान करना चाहिए। और अभी कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन या रिवर्सल फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जो भी हम बात करने वाले हैं आज के इस वेबिनार में, इस प्रेजेंटेशन में, एक तो हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स के ऊपर कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स काम करता है। और ब्रेकआउट्स बेसिकली फोकस्ड होगा स्टॉक्स पे, यानी ब्रेकआउट्स जो काम करते हैं वो स्टॉक्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे पुल बैक एंट्रीज की। ये जो पुल बैक एंट्रीज हैं ये जनरली स्टॉक ऑप्शंस के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में हम अभी समझेंगे कि 25,400 की कॉल ऑप्शन जो आज मार्केट में 87 के आसपास क्लोज हुई है, इसमें अगर हम पुल बैक एंट्री में ट्रेड कर रहे होते और ब्रेकआउट एंट्री में ट्रेड कर रहे होते तो क्या डिफरेंस होता है, ये हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। और हम 25,400 की और 25,350 की, ये दोनों कॉल ऑप्शन जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अभी ट्रेड कर रहे होंगे, तो इसको मैंने एग्जांपल्स में सेट में लिया और हम इसमें पुल बैक और ब्रेकआउट इन दोनों के कंपैरिजन में समझने की कोशिश करेंगे कि पुल बैक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है या ब्रेकआउट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और फिर हम कुछ रिवर्सल सेटअप्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिवर्सल सेटअप्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मार्केट गिरने के बाद आपने देखा होगा ऊपर से आज मार्केट करीब 200 पॉइंट नीचे आए और नीचे क्या कोई रिवर्सल सेटअप बना, जिसके कारण मार्केट वापस से 100 पॉइंट बाउंस हो गई लास्ट में। तो वो रिवर्सल सेटअप क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग, आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग का सिनेरियो बना है। स्टॉप लॉस हंटिंग में ये होती है कि जो भी स्टॉप लॉसेस नीचे के लेवल पे प्लेस्ड होते हैं, वो अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम्स आता है, मार्केट अचानक से गिरती है और फिर रिवर्सल हो जाती है सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हुए। तो जैसे इवेंट, कभी भी इवेंट होगा तो इवेंट के पहले नॉर्मली ये सिनेरियो देखा जाता है। जैसे अभी बड़ा इवेंट फेड की मीटिंग है, अगर आप पिछले वीक में भी देखेंगे तो एक्सपायरी के ठीक पहले थर्सडे को एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले भी आप देखे होंगे कि मार्केट में एक सडन करेक्शन आई थी और उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 300 400 पॉइंट की रैली लगी थी।
तो जब भी मार्केट में बड़ा मूव आने वाला होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग जनरली देखी जाती है। उसका रीजन ये होता है कि वीकर हैंड्स को मार्केट से किक आउट करते हैं और स्ट्रॉन्गर हैंड्स नीचे के लेवल पे स्टॉक्स को या इंडेक्स को या ऑप्शंस को बाय करते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे काम करती है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे। गैप फिल गैप के बारे में हम समझेंगे कि जैसे हम हर दिन देखते हैं कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल रही है, कभी 50 पॉइंट नीचे खुल रही है। तो कई तरीके के गैप्स होते हैं। एक तो कॉमन गैप्स होते हैं जो छोटे छोटे गैप्स खुलते हैं। एक ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, यानी कि अचानक से एक रेंज को ब्रेकआउट करके जो गैप बनता है उसे हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। तो हमें कॉमन गैप्स को कैसे ट्रेड करना है, ब्रेक अवे गैप्स को कैसे ट्रेड करना है। और फिर एक रनवे गैप्स होते हैं, यानी कि रनवे पे हम चल रहे हैं, यानी दौड़ रहे हैं, अचानक से गैप बन गया, यानी मार्केट दौड़ रही है और छोटा सा गैप बन गया, तो उसे कैसे प्ले करना है। ब्रेकअवे गैप क्या होता है कि कंसोलिडेशन मार्केट में हो रही है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है और ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट कई बार गैप्स के साथ होते हैं, तो वो किस तरीके से उस ब्रेकआउट्स या ब्रेकअवे गैप्स को प्ले करना है। और कुछ ऐसे गैप्स भी होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल गैप्स होते हैं, तो वो हम एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक में कुछ अर्लियर पुराने समय में मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा है जो भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रिवर्सल गैप्स भी पकड़ सकते हैं। फिर कन्फ्लुएंस जोन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे हम बात करेंगे। और अर्निंग्स प्ले, अर्निंग सीजन आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इन सबके रिजल्ट्स आएंगे और उस समय ऑप्शंस में कैसे हमें प्ले करना चाहिए, कौन कौन सा डेटा देखना चाहिए, क्या रिलेवेंट डेटा पॉइंट हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इकोनॉमिक न्यूज़ या कोई भी इवेंट्स आने वाला होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि फेड की मीटिंग है तो हमें किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ब्रेकआउट सेटअप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो मार्केट में हम लोग हर दिन हर समय सुनते हैं कि ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे होती है, इसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन निकालने के लिए आपको एक तो रेसिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना होगा और सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना होगा। रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेसिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पे प्राइस बार बार जा करके रिवर्ट कर रहा है, यानी कि रेसिस्ट कर रहा है। यानी सपोज कीजिए निफ्टी है, निफ्टी अगर 25,500 पे जाके बार बार 25,400 आ जा रही है, फिर 25,500 जाके 25,400 आ रही है, तो 25,500 को हम रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। और उसका डेफिनेशन ये होता है कि कम से कम वहां पे 3 बार, नॉर्मली 3 टाइम्स अगर वहां से रिएक्ट कर रही है तो उसे हम रेसिस्टेंस की तरह मानते हैं। वैसे ही सपोर्ट के केस में क्या होता है कि एटलीस्ट 3 रिएक्शन होना चाहिए, यानी 3 बार वहां से बाउंस होना चाहिए कोई भी लेवल। जैसे 25,000, जैसे ये मंथ का देखेंगे तो 25,350 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बार बार बाउंस कर जा रही है। 2-3 इंस्टेंस ऐसे हो चुके हैं जहां से 25,350 से मार्केट बाउंस कर रही है। तो इस वीक के लिए 25,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। मार्केट आज क्लोजिंग में भी 25,350 के ऊपर ही बंद हुई है, तो 25,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और रेसिस्टेंस ऊपर 25,500 के आसपास रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें कैसे ट्रेड करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है लेवल। स्ट्रेटजी हमें क्या फॉलो करनी है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं लेवल, फिर प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है, और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके वॉल्यूम्स को देखना है, और फिर ट्रेड एंट्री करना है और स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम एग्जांपल्स के बाद फिर कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सीधा एग्जांपल में चलते हैं। और अभी आपके सामने मैंने ये ग्राफ खोला है और ये ग्राफ है HDFC बैंक का। ये ग्राफ किसका है? HDFC बैंक का ग्राफ है। और ये आज की क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं, ये आज की क्लोजिंग है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज की क्लोजिंग है। मेरे ग्राफ विजिबल है राहुल? ग्राफ्स आर विजिबल? यस। कैन यू प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट? ओके, ठीक है। तो अभी हम HDFC बैंक पे बात कर रहे हैं, और HDFC बैंक का सबसे पहले हम सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट देखिए, ये एक लाइन है, ये मैंने ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। ये कम से कम इसमें 2-3 इंस्टेंस होने चाहिए जहां पे मार्केट टच कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि एक तो मार्केट ने
इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये बना और तीसरा ये हायर सपोर्ट बना। तो ये एक तरीके से ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से एक मैंने रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी और ये ड्रॉ करीब लास्ट 4-5 दिनों से ये लाइन मेरी ड्रॉ चल रही थी। और आज खास बात ये है कि आज HDFC में आप देख सकते हैं, HDFC बैंक में ये एक आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। ये हम देख पा रहे हैं HDFC का ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसके कारण बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट 500 पॉइंट की आज रैली बनी है। ये एक वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का वेटेज करीब करीब 30 से 35% के आसपास है, 33% वेटेज है। तो अगर HDFC में ब्रेकआउट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस हमें नहीं दिख रही है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है? अब हम नॉर्मली जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ऑप्शंस में या निफ्टी में ब्रेकआउट्स उतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं, खासतौर से ऑप्शंस में। जैसे कि ये जो स्टॉक है ये HDFC में ब्रेकआउट हुआ, तो अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? HDFC में सपोज मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आज का दिन जो ब्रेकआउट है, तो आज का जो कैंडल है ये आप देख पा रहे हैं, इसका प्रीवियस कैंडल का लो, यानी कि ये वाला जो रेड कैंडल हमें दिख रहा है 17 तारीख का, इसका लो प्राइस है 1664 रुपया। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 1664 का लो है। तो 1664 का लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आज हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते और हम ब्रेकआउट हमें दिख रहा होता ये वाला, तो हम 1680 के ऊपर HDFC बैंक को बाय करते। अगर हमने नहीं भी किया तो कल भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कल भी हम इसमें 1700 की कॉल ऑप्शन पे बेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की फेड का क्या आउटकम आता है। बट अगर हल्का सा भी जो उम्मीद है, जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं वो सारे पॉजिटिव फॉर्मेशंस बने हुए हैं अभी, तो HDFC में अगर ब्रेकआउट हो रहा है इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव मूव आने के चांसेस हैं। और यहाँ से HDFC का नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है, अब हमें टारगेट निकालना है। तो ब्रेकआउट्स में क्या टारगेट बन सकते हैं? तो ये जो डेप्थ है, यानी कि ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इन दोनों का हाई और लो को आप कैलकुलेट कीजिए। तो हाई है करीब करीब जो ब्रेकआउट जोन है वो 1660 के आसपास ब्रेकआउट है, 1660 के आसपास ब्रेकआउट है। और सपोर्ट था, आप मान के चलिए 1600। तो 1600 से 1660 करीब 60 रुपीज का ये कंसोलिडेशन है, ये 60 रुपए का कंसोलिडेशन है। तो कम से कम यहाँ से 60 रुपए ऊपर टारगेट आना चाहिए, यानी 1660 में आप 60 रुपए ऐड कर दीजिए, तो करीब करीब 1720 तक का टारगेट मुझे ऐसा लगता है देख के कि 1720 तक का टारगेट हमें HDFC बैंक में बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। रीजन ये है कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट्स के ये टारगेट बन रहा है। अब हम यहाँ पे लर्निंग हमें क्या करनी है कि एक तो हमें जब हम ब्रेकआउट्स ट्रेड करें तो हमें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिटरमाइन करना होगा किसी भी स्टॉक का, कि क्या सपोर्ट एंड क्या रेसिस्टेंस लेवल है। तो उससे आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल लिया। उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम 3 इंस्टेंस हुए हो जब सपोर्ट से बाउंस किया हो, और 3 इंस्टेंस हो जब रेसिस्टेंस से मार्केट ने रिवर्ट किया हो, तो वो वैलिड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस माना जाएगा। उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट होता है, तो जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उसके प्रीवियस डे के कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख करके हमें उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। और फिर टारगेट आपके क्या बनेंगे? टारगेट बनेंगे जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की दूरी है, जो डिफरेंस है उन दोनों का, एटलीस्ट उतना टारगेट आपका बनता है। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि 1600 से 1660 के बीच में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो कम से कम 60 रुपए, यानी कि 1660 प्लस 60 रुपीज, यानी 1720, 1720 तक का टारगेट HDFC बैंक में आने के पूरे चांसेस हैं, यानी 30 रुपया ऊपर। अब ये 1720 के ऊपर निकलेगा तब फिर हम इसमें वहां पे रिव्यू करेंगे किस तरीके से क्या है, बट अभी ये टारगेट बनता है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ब्रेकआउट्स पे हमें कैसे काम करना है और ब्रेकआउट क्या होता है। इसी में सपोज ब्रेकडाउन होता तो उसी तरीके से सिनेरियो हमें देखा जाता है। बट इसमें एक और लर्निंग हमारी ये है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहा हो, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो, तो ज्यादातर ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं। और हमें अप ट्रेंड के मार्केट में, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर अप ट्रेंड है, यानी कि अगर आप इसको वीकली चार्ट्स कर दें, अभी मैं डेली चार्ट्स लगा करके चल रहा हूँ, अगर आप इसे वीकली चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। और लॉन्ग टर्म अगर अप ट्रेंड है तो हमें ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करना है, फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं, और ब्रेकआउट्स पे रिलाई करना है। हमें मानना है कि ब्रेकआउट्स इज अ वैलिड ब्रेकआउट। अभी जब मैंने जब HDFC बैंक का वीकली चार्ट्स किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक में कितना
सुंदर वीकली ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज अ वीकली, चलिए हम एक वीकली रेसिस्टेंस बनाते हैं और एक वीकली सपोर्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। ये एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये करीब करीब सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पे 2-3 इंस्टेंस मिल गया हमें, एक इंस्टेंस ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला, तो ये एक वैलिड सपोर्ट लेवल है। और ये रेसिस्टेंस लेवल आप वैलिड देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये वैलिड रेसिस्टेंस लेवल है। और यहाँ से ये आज वीकली ब्रेकआउट है और आज वीक का तीसरा दिन है, बुधवार है। अभी हमारे पास कल और परसों ये 2 ट्रेडिंग सेशन है इस वीक को कंप्लीट होने के लिए। अगर इस वीक के एंड तक, फ्राइडे तक, ये इसी रेंज में हाई लेवल के आसपास अगर क्लोज हो जाती है तो आप मान के चलिए कि अब यहाँ से हम टारगेट, वीकली टारगेट निकाल सकते हैं। अब ये देखिए करीब 1580 से लेके 1680, 100 रुपया ऊपर, यानी 1680 से 1780, यानी एचडीएफसी बैंक का टारगेट इस मंथ में, यानी कि मोस्ट लाइकली सितंबर एंड होते होते या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक 1780 तक का भी टारगेट बन सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ये जिस तरीके से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, इस वीक का लो बन रहा है 1664, तो आप 1660 का स्टॉप लॉस रख करके डिलीवरी में, यानी एज ए इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म स्विंग्स ट्रेडिंग करते हैं कि हमने डिलीवरी में स्टॉक ले लिया, या हम कॉल ऑप्शंस भी ले सकते हैं, या हम फ्यूचर लेकर के हेजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम एचडीएफसी बैंक के ब्रेकआउट पे हम 1780 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें ब्रेकआउट देखना चाहिए। और इससे हमें एक और ये भी व्यू मिल रहा है कि एचडीएफसी बैंक में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब जो बैंक निफ्टी है या उसके जो कंपोनेंट्स हैं, अभी हम आईसीआईसी बैंक को भी समझेंगे जिसका वेटेज करीब 22% है और उसमें अलग पैटर्न बन रहा है। जैसे एचडीएफसी में तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, वेयर एज आईसीआईसी बैंक में एक अलग ही पैटर्न बन रहा है जो काफी बुलिश पैटर्न है, जिससे हमें बैंक निफ्टी को कोरिलेट करके समझ में आएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेकआउट हमें कैसे देखना है। इसी तरीके से हर स्टॉक को, कोई भी स्टॉक हो, जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस को भी देखते हैं, तो रिलायंस में अगर हम डेली चार्ट्स पे जाएं तो रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो अभी रिलायंस बिल्कुल सपोर्ट पे है, इसमें कोई हमें साइडवेज वाला इस तरीके के अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई खास तौर से नहीं दिख रहा है। तो बेहतर, अभी ज्यादा बेहतर हमें एचडीएफसी बैंक में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं अभी। तो अब हम वापस से प्रेजेंटेशन में आते हैं और तो अभी हमने ये समझा कि जो ब्रेकआउट्स है, ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना है। एक तो हमें रेसिस्टेंस ब्रेकआउट फाइंड आउट करना है, प्राइस मूव्स अबव द रेसिस्टेंस लेवल। इन केस ऑफ एचडीएफसी बैंक क्लियर हो गया कि 1660 के ऊपर अगर प्राइस मूव किया है, 1660 के ऊपर, तो ये रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल गया। सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा जब सपोर्ट लेवल टूटेगा, बट जनरली अप ट्रेंड या बुलिश मार्केट में हमें ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करना चाहिए, वो फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं। वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि नहीं ब्रेकआउट्स में, ये भी देखना चाहिए, यानी कि आज का जो वॉल्यूम है क्या वो एचडीएफसी बैंक में कंपेयर टू प्रीवियस 4-5 दिन ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं तो ये कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। तो इसे हम कैसे स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई, हम लेवल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, 1660 रेसिस्टेंस और 1600 सपोर्ट, ये हमारे लेवल्स हो गए। प्राइस एक्शन को हम लोगों ने मॉनिटर किया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन है। ब्रेकआउट्स को हम लोगों ने कंफर्म किया विद वॉल्यूम। हमने ट्रेड इंटर ले लिया, कितने पे ट्रेड इंटर लिया, 1670 या 80 पे आज आपने ट्रेड लिया, अभी ट्रेड आपका चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका क्या हो गया, 1660 का, यानी कि प्रीवियस डे के कैंडल का लो हो गया। तो हमें पूरा यहाँ से समझ में आ गया कि ब्रेकआउट सेटअप क्या होता है। अब ब्रेकआउट सेटअप में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे समझ में आई कि ये स्टॉक्स में अच्छा काम करती है कंपेयर टू इंडेक्स, यानी कि जो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स बहुत होते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स में ये ज्यादा एक्यूरेट है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें पुल बैक करना चाहिए रादर ब्रेकआउट एंट्रीज। तो इसे भी हम एग्जांपल्स के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये
हम चलते हैं एग्जाम्पल में और हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शंस की। और हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लेंगे 24,000। अभी देखिए मैंने आपके सामने ये दो चार्ट्स खोले हैं। एक तो ये क्या है, ये है आपके, ये है थर्ड वीक का 25,400 की कॉल ऑप्शन, 25,400 की कॉल ऑप्शन। और प्रीवियस 4 डेज का मैंने चार्ट प्लॉट किया है, प्रीवियस 4 डेज, यानी थर्सडे, मंडे, ये एक तो प्लॉटिंग की है मैंने, ये 12 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 17 और 18, यानी प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन का ये है 25,400 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। और ये टाइम फ्रेम मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 घंटे का चार्ट प्लॉट किया आपके लिए। अब आप इसमें ये देखिए कि ब्रेकआउट्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट इसका फेल हो गया। ये कॉल का ब्रेकआउट है, कॉल का ब्रेकआउट है, और यहाँ पे ये कॉल का ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर दूसरा कॉल का ब्रेकआउट कहाँ पे फेल हुआ, फिर से हम देख सकते हैं, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है ऊपर, यहाँ पे भी आप देखिएगा कॉल्स का ब्रेकआउट फेल हो गया। तीसरा ब्रेकआउट ये है जो आज हुआ, तीसरा ब्रेकआउट है जो कॉल का ब्रेकआउट आज आप देख पा रहे हैं, ये भी कॉल का ब्रेकआउट फेल हो गया। यानी अगर हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहे होते ऑप्शंस में, और ऑप्शंस के ब्रेकआउट पे अगर हमने इस लेवल पे यानी 140 के आसपास कॉल खरीदा होता, ये ब्रेकआउट है, तो क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस या लॉस लग जाते। तो हमें ऑप्शंस में क्या करना है, हमें ऑप्शंस में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना है, और ऑप्शंस में ट्रेंड को देखते हुए हमें हमेशा सपोर्ट पे लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने देखा होगा तो 2-3 दिनों से हम 25,400 की कॉल ऑप्शन पे बार बार ट्रेडिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी बाइंग रेंज आपने देखी होगी। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि 100 से 105 की रेंज में हम इसे खरीदें, 100 से 105 की रेंज में हम इसे लेने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोगों ने इसे 90 के आसपास लेने की कोशिश करी थी, इस रेंज में हम इसे बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ये देखिए क्यों हम 100 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में जो ये स्टॉक है, जो अगर आप 25,400 की कॉल ऑप्शन को देखिएगा, तो 25,400 की कॉल ऑप्शन में एक 100 से 90 की रेंज में बार बार सपोर्ट बन रहा था, और ये सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से ये बाउंस करीब 130-135 तक आ रही थी। आज भी हम लोगों ने इसे 90 के आसपास लेने की कोशिश करी थी अप्रोक्सीमेटली, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और इसमें 70 का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, और उसके बाद ये स्टॉक वापस से, ये ऑप्शन वापस से 112 तक ऊपर गई। तो ये जो ट्रेडिंग ऑप्शंस में हमें क्या लर्निंग करनी है, यहाँ पे इस पॉइंट से हमें समझने की चीज क्या है कि हमें ऑप्शंस में हमेशा ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इस लेवल पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है, इस लेवल पे अवॉइड करना है। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर हम खरीदेंगे तो हमें टाइम वैल्यू का भी रिस्क है, और हमें प्राइस का भी रिस्क है। और स्टॉप लॉस भी आपका हमेशा बहुत काफी बड़ा स्टॉप लॉस होगा अगर आप ब्रेकआउट्स पे खरीदेंगे। अगर आप सपोर्ट पे लेने की कोशिश करेंगे, ये सपोर्ट लेवल है, ये एक अगला सपोर्ट लेवल है, ये 90 की रेंज में सपोर्ट लेवल है। अब हम अगर 90 के आसपास खरीदते हैं, तो हम छोटे स्टॉप लॉस पे, यानी कि 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा होता, यानी अगर हम 60 के आसपास स्टॉप लॉस रखते 30 पॉइंट का, तो शायद ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, और वापस हम 112-13 तक प्रॉफिट बुक कर पाते। तो बेसिकली ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें हमेशा पुल बैक पे ट्रेड करना चाहिए।
यानी कि मार्केट में रिट्रेसमेंट पे करना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि रिट्रेसमेंट्स कैसे काम करती है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 25,350 की कॉल ऑप्शन है और 25,350 की कॉल ऑप्शन का राइट बाइंग एंट्री कहाँ पे है? अब कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है और कल हमारी वीकली एक्सपायरी है और कल आज की जो क्लोजिंग है 25,350 की कॉल ऑप्शन 113 हुई है और 25,400 की कॉल ऑप्शन 87 हुई है। तो कल हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? कल हमारी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि 60 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 60 के नीचे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 25,400 की कॉल ऑप्शन यानी एक्सपायरी 25,400 के ऊपर हो सकती है, क्योंकि अगर ये 60 के नीचे नहीं जाएगी तो एक्सपायरी 25,400 के ऊपर ही होनी चाहिए। 25,450 25,500 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हमें कल अगर कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी में अगर ये नीचे मिले, डिपेंडिंग ऑन फेड इवेंट, अगर ये इवेंट नहीं होता, अभी तो इवेंट है तो बोलना मुश्किल है, बट अगर इवेंट नहीं होता तो अगर कल एक्सपायरी वाले दिन मुझे 50 के आसपास 55-60 के आसपास अगर 25,400 की कॉल ऑप्शन मिलती तो मैं यहाँ पे बाय अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ इस कैंडल का लो। ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, बहुत लंबी वाली कैंडल जो बनी थी पिछले एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को, और उस कैंडल का लो 27 रुपीज का है, 27 रुपीज 50 पैसे का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ये कॉल ऑप्शन बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है वो कम से कम 25,427 के ऊपर ही होनी चाहिए, यानी 25,450 25,475 ऐसे एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है इसका, इस लेवल के नीचे जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। और 27 पॉइंट का अगर इस दिन लो था तो आप स्पॉट में अगर 27 पॉइंट ऐड करें तो 25,430 के आसपास बनता है, उसके ऊपर एक्सपायरी बनती है। अब इसी तरीके से आप 25,350 की कॉल ऑप्शन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। 25,350 की कॉल ऑप्शन का लो अगर आप देखिएगा तो 35 रुपए का है, तो इसका लो काफी नीचे है। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने ट्रेड्स अ, का स्टॉप लॉस, राइट स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं और राइट एंट्री पॉइंट ऑप्शंस में ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑप्शंस की बात। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम ये यहाँ पे समझ गए कि जो ब्रेकआउट्स है ये बेहतर काम करते हैं स्टॉक्स में, और अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है, पुल बैक करना है। तो हमें अब पुल बैक कैसे करना है इसे हम आगे समझते हैं कि पुल बैक में क्या देखना चाहिए और हमें कैसे पुल बैक एंट्री को प्लान करना है। अब हम बात करेंगे पुल बैक। पुल बैक का मतलब हो गया कि कोई भी चीज ऊपर जाने के बाद वो पुल बैक, यानी कि वो वापस पुल बैक यानी कि वापस थोड़ा रिवर्ट कर रही है। जैसे आज मार्केट में क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसका एक पुल बैक हुआ है, यानी मार्केट करीब एक समय में 80-90 पॉइंट ऊपर है और 80-90 पॉइंट ऊपर होकर के वो 20 पॉइंट ऊपर रह गई, तो इसका मतलब वो पुल बैक हुआ है, क्योंकि जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसका पुल बैक है। अब पुल बैक का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी रिट्रेसमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी टेम्पररी वो रिट्रेस किया है, टेम्पररी नीचे आई है अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी जो करंट ट्रेंड चल रहा है। करंट ट्रेंड क्या है? हम लोग सभी जानते हैं कि करंट ट्रेंड ऊपर है, क्योंकि मार्केट नए हाइस पे है, निफ्टी नए हाइस पे है, बैंक निफ्टी नए हाइस पे है। तो किसी भी सिचुएशन में करंट ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो सकता, करंट ट्रेंड पॉजिटिव है। अब करंट ट्रेंड में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे में नहीं चलेगी, तो इस रिट्रेसमेंट में हमें एंट्री ढूंढनी है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें हमें एंट्री कैसे ढूंढनी है? तो इसके लिए इंट्राडे में एक तो हो गया कि इंट्राडे में हमें क्या देखना चाहिए। तो इंट्राडे में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, हम एक तो पीसीआर डेटा देखते हैं कि पीसीआर डेटा किस तरीके से काम कर रहा है और उसका क्या फॉर्मेशन बन रहा है। पीसीआर डेटा में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पीसीआर डेटा में खास बात ये है, ऑब्जर्वेशन ये है कि लास्ट थर्सडे को मार्केट में अगर आपको याद हो तो ₹10 की कॉल ऑप्शन ₹400 की हो गई थी। और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स जो मार्केट में प्ले कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया और हेवीली वो ट्रैप्ड हो चुके थे। उसके कारण क्या हुआ, पिछले थर्सडे के बाद से अभी मार्केट में लास्ट 4-5 दिनों में ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आप स्ट्राइक वाइज़ देखेंगे तो किसी भी स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, इससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा है। रीज़न ये है कि ऑप्शन राइटर जिन्होंने पिछले थर्सडे को बहुत बड़ा नुकसान दिया, वो मार्केट से आउट हो गए हैं। क्योंकि अब सपोज़ कि जो ऑप्शन राइटर है, उन्होंने अगर ₹50 में कॉल बेची होगी या ₹25 में बेची होगी, उनको टाइम मिला नहीं, मौका नहीं मिला और ऑप्शंस के प्राइस 100, 200, 300 बढ़ते चले गए। खास तौर से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे ऑप्शन प्लेयर या बहुत सारे ऐसे फंड्स या बड़े हाउस जो ऑप्शन राइटिंग का काम करते थे, वो हो सकता है धीरे-धीरे लौटेंगे, बट अभी इवेंट है जिसके कारण ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम हो गया है। मैं अभी आपको डेटा के साथ शेयर करूँगा। जैसे सपोज़ कीजिए कोई रेशियो निकालना है हमें और रेशियो में वैल्यू 10 है और 15 है। सपोज़ कीजिए जो अगर आप पुट कॉल रेशियो निकालते हैं, तो सपोज़ 20/10 करेंगे तो 2 रेशियो आएगा। और एक आप करेंगे 20 लाख बाई 10 लाख तो भी 2 रेशियो आएगा। तो यहाँ पे रेशियो तो इम्पोर्टेंट है, बट रेशियो के साथ-साथ जो क्वांटिटी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है अगर हम पीसीआर डेटा पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि पीसीआर डेटा क्यों फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं? आप हर दिन देख रहे हैं कि पीसीआर डेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। उसके कारण ओपन इंटरेस्ट कि साइज़ कम होने के कारण वो डेटा फ्रीक्वेंट चेंज हो जा रहा है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर ओपन इंटरेस्ट 5 लाख ही है, तो 5 लाख शेयर काटने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और 5 लाख शेयर कटते ही ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव से पॉज़िटिव हो जाएगा। तो जब तक ये ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी, तब उस केस में पीसीआर की रिलेवेंसी या इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। अगर मार्केट में राइटर नहीं रहेंगे तो ऑप्शन बायर भी नहीं आएँगे, ऑप्शन बायर भी ट्रैप नहीं होंगे। तो उससे पीसीआर की इम्पोर्टेंस तभी बनेगी जब मार्केट में साइज़ेबल हमें ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन देख के अभी हम फैक्ट्स को देखेंगे, डेटा भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो हमें पीसीआर डेटा को देखना है, वीवैप को देखना है। वीवैप, मूविंग एवरेज और ट्रेंड इंडिकेटर, इनसे हम बेसिकली एक आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है और उसके हिसाब से हम पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। पुल बैक में हम क्या-क्या देखते हैं? पुल बैक में हम देखते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। पुल बैक में हम देखते हैं कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, जैसे कि 50% और 61% रिट्रेसमेंट लेवल। अब आज का मार्केट से आप देखेंगे तो आज तो मार्केट 100% से ज़्यादा रिट्रेस कर गई और उसके नीचे चली गई। बट नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में जो डे की मूव होगी उसका 60%, 65% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी और फिर वहाँ से आपको एक मूव मिलेगा। तो नॉर्मली हमारा अगर पुल बैक एंट्री कर रहे हैं तो हम 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं या वीवैप। और इसमें इम्पोर्टेंट ये देखना ज़रूरी है कि रिट्रेसमेंट लेवल जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन रही है कि नहीं। अभी हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, रिवर्सल कैंडल बन रही है कि नहीं। जैसे वीवैप पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वीवैप पे रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे एक रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए जो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। यानी कि इस पूरे पुलबैक का मेन जो कंफर्मेशन सिग्नल है वो है पुलबैक का रिवर्सल, कंफर्मेशन सिग्नल, रिवर्सल पॉइंट, यानी वेट फॉर बुलिश कैंडल पैटर्न टू बाउंस ऑफ। ठीक है, अब ये कैसे हम देखेंगे, ये अब एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और हम आज का ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लास्ट 2 दिनों का एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आज का ग्राफ आपके लिए खोला है।
और अगर हम आज इसको ट्रेड कर रहे होते तो नॉर्मली हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं पुल बैक में, और हम कल का भी एक एग्जांपल लेंगे। तो पुल बैक में हम क्या करते हैं, एक लेवल करीब करीब 11 बजे तक का, यानी डे लो, यानी जो भी डे लो है ओपनिंग का, जो भी डे लो बना सुबह 9 बजे से, और आप मानिए 11:30 तक के बीच का जो डे हाई बना, यानी कि आप मार्क कर लें ये 11:30 हो गया मेरा, इस पीरियड का लो एंड हाई, इस पीरियड का लो एंड हाई, ये हो गई हमारे रिट्रेसमेंट लेवल। लो एंड हाई को हमने प्लॉट किया तो रिट्रेसमेंट लेवल बन गई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 70%, 61%। अब मैं जो बात कर रहा था कि हमें रिवर्सल देखना है 61% पे, ये देखिए ये जो सर्किल आप देख पा रहे हैं, इस सर्किल में तीन रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 61%, 70% और 78%। ये तीन रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं इस रेट में, यानी ये आज का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें एंट्री, एक तो हो गया कि हमें इस लेवल पे अगर कुछ रिट्रेसमेंट दिखेगा तो हमें लेना है। मैं आपके यहाँ पे 10 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है, क्योंकि जब इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, और ये 10 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट है। अब क्या एंट्री यहाँ पे लॉजिकली रिवर्सल कैंडल हमें मिली नहीं, अगर इस लेवल पे रिवर्सल कैंडल बनती तो ये एंट्री बनती। अब हम लोगों ने आज ट्रेड लिया, वो ट्रेड इस रेंज पे यहाँ पे ट्रेड लिया आज हम लोगों ने। और ये ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद ये एक रिवर्सल कैंडल बनी थी। ये रिवर्सल पूरी रिवर्सल नहीं थी, बट ये एक रिवर्सल कैंडल लेने की कोशिश की, बट वापस ये क्लोजिंग होते होते नीचे बंद हो गई, और मार्केट में फिर एक सेलिंग आई जिसमें मार्केट नीचे के लेवल को टच किया। बट अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो अगर डेटा पॉजिटिव है तो ये दिस इज द राइट रिवर्सल कैंडल। अगर डेटा पॉजिटिव है तो ये एक ऐसा लेवल है जो राइट एंट्री पॉइंट है, जहां पे हम रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं। क्यों ये रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि इसकी आप वीक देखेंगे, वीक का मतलब हो गया कि ये जो नीचे टेल है इसकी, ये जो टेल आप देख पा रहे हैं, ये टेल लंबी टेल है, और इसकी क्लोजिंग करीब करीब हाईज के आसपास हुई है। तो फिर यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इस कैंडल के आसपास अगर हम कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करते तो 25,300 की कॉल ऑप्शन आपको 100 रुपए के आसपास, 25,350 की कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस लेवल पे 25,350 की कॉल ऑप्शन आपको मिलती करीब 100 रुपए के आसपास, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल बना। और इस रिवर्सल कैंडल पे आप कहीं भी लेते तो 25,350 की कॉल ऑप्शन आपको 100, 105 की रेंज में मिलती, और वो कॉल ऑप्शन 140 तक ऊपर गई, यानी करीब 40% का कॉल ऑप्शन में जंप मिला। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है कि एक तो हमें रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करना है, पुल बैक हम प्ले कर रहे हैं हाई से लो का। अब लो कुछ भी हो सकता है, हाई से लो का मैंने इंट्राडे का किया। सेकेंड लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिट्रेसमेंट लेवल पे आप लेना चाहते हैं, यानी सजेस्टेड रिट्रेसमेंट लेवल 61 से 78% के बीच में एंट्री बनती है, ये राइट एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे लेने के पहले हमें कंफर्मेशन सिग्नल आनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, विच इज अ रिवर्सल कैंडल। ये यहाँ पे नहीं मिली तो ये एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे नहीं, पे भी नहीं बना, एंट्री नहीं बनती है, फिर नहीं बनती, फिर नहीं बनती, ये एंट्री बनती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बाकी जो डेटा सेट है, जैसे पीसीआर का डेटा है, क्या वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर वहां पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, अगर डेटा चेंज हो गया तो फिर हमें इस एंट्री को अवॉइड करना है। बट अगर वो डेटा पॉजिटिव फिर भी बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पुल बैक एंट्री। ये मैंने अभी बात किया रिट्रेसमेंट को लेकर के। अगर सपोज कीजिए वीवैप है, अगर वीवैप हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, सपोज कीजिए हम अगर वीवैप प्लॉट कर देते हैं, अब ये देखिए ये वीवैप है। अब नॉर्मली आप लोग, हम लोग रूल्स में ये सीखते हैं कि वीवैप के आसपास जैसे ही ट्रेड आए और हमें ट्रेड में एंट्री करनी है रिवर्सल को देखते हुए।
अब अगर हम वीवैप पे कर रहे हैं और पीसीआर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें वीवैप के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नीचे गिरती चली जाएगी। तो ये जो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आज हमें वीवैप पे हम लोगों ने एंट्री नहीं ली या ट्रेड नहीं लिया, रीजन ये था कि कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें वीवैप पे नहीं मिली, अगली कैंडल भी रिवर्सल नहीं थी, नेक्स्ट भी नहीं थी, यहाँ पे साइन ऑफ थोड़ा रिवर्सल मिला जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करी, बट वो ये इस लेवल पे एस्केलेट हुआ। बट ये एक ऐसा रिवर्सल कैंडल था जहाँ पे ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो इस तरीके से अभी हम समझे कि पुल बैक एंट्री क्या होती है। पुल बैक में बेसिकली हम दो चीज, मेन सबसे प्राइमरी है रिवर्सल कैंडल एट अ सपोर्ट लेवल। अब सपोज कीजिए ये हम लोगों ने बात किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और दूसरा हम लोगों ने बात किया सपोर्ट एंड ये वीवैप पे, और तीसरा हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में हम कैसे पुल बैक प्ले करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने 25,400 की कॉल ऑप्शन प्लॉट की, ये 25,400 की कॉल ऑप्शन है। अब 25,400 की कॉल ऑप्शन को हम टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 घंटे की जगह हम इसे 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 30 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया इसे, और हम पिछले 3 दिन को, पिछले 4 दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अब इसे हम कैसे ट्रेड करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास। तो सपोर्ट के आसपास हमें ढूंढना होगा रिवर्सल कैंडल। ये देखिए सपोर्ट पे मुझे एक मिला रिवर्सल कैंडल, ठीक है। अब ये अगला सपोर्ट ये देखिए, ये यहाँ से ये रिवर्ट कर गया। थर्ड थर्ड आपको ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिली सपोर्ट के आसपास, तो आपको एंट्री बनेगी। फोर्थ आपको ये देखिए यहाँ पे ये एक रिवर्सल कैंडल बनी सपोर्ट लेवल पे, और ये एक रिवर्सल कैंडल है, और अब हम इस लेवल पे हैं। तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट पे देखा जाए तो ये एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो एज अ बायर ऑफ ऑप्शन हम रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे अपने सपोर्ट लेवल पे एज अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हमें कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस एक्सपायरी में देखेंगे तो एक करीब करीब आपको 1 2 3 4 अटेम्प्ट मिले हैं जिसमें हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले सकते थे, जिसमें से सपोर्ट बनते बनते करीब करीब 16 तारीख को ये सपोर्ट बनना क्लियर समझ में आ गया होगा हमें कि ये है 16th तक अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये सपोर्ट लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है, 90 का। तो आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट ये लेते 90 से, ये मूव मिली मुझे 130 की, और फिर आप देखेंगे तो ये 95 से मूव मिली 150 की। आज तीसरा थर्ड टाइम सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, बट अल्टीमेटली ये बंद सपोर्ट के आसपास ही हुआ है। अब 25,400 अगर कल गैप अप हो जाती है, वो डिपेंड करेगा फेड का क्या इवेंट आता है। अगर फेड का इवेंट नेगेटिव आया और 25,400 की कॉल ऑप्शन कल किसी कंडीशन में 60 के नीचे चली गई, तो ये आप मान के चलें कल ये जीरो हो जाएगी। यानी 25,400 की जो कॉल ऑप्शन है 60 के नीचे चली गई, जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, तो ये पूरा का पूरा, ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं इस रेंज में, ये पूरी की पूरी जो 4 दिन में ट्रेड हुआ ये ट्रैप हो जाएंगे, और पूरी की पूरी ये ऑप्शन जीरो हो सकती है। अगर किसी कारण से ये कल 100 के ऊपर चली गई, यानी कि पॉजिटिव खुल गई और फेड से आउटकम पॉजिटिव हुआ, तो ये कॉल ऑप्शन हो सकता है 140 150 भी चली जाए। अपने रेसिस्टेंस के आसपास ये 140 जो इसका रेसिस्टेंस है इस लेवल पे आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे भी पुल बैक को ट्रेड करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे करेंगे, वीवैप को कैसे करेंगे, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे देखेंगे। इसका की जो प्रिंसिपल है वो है कि रिवर्सल कैंडल हमें सपोर्ट पे ढूंढना है, रिवर्सल कैंडल हमें वीवैप पे देखना है, और रिवर्सल कैंडल हमें रिट्रेसमेंट लेवल्स पे देखना है। ये की पॉइंट है इस पूरे की पूरी ट्रेडिंग सेटअप्स के। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे इसमें ट्रेडिंग हम करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है इसमें 50% या 61% पे रिवर्सल कैंडल ढूंढना है।
अगर हम वीवैप पे कर रहे हैं तो रिवर्सल कैंडल ढूंढना है। अगर हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जैसे हम 10 पीरियड मूविंग एवरेज या 20 पीरियड मूविंग एवरेज या SMA 100 मूविंग एवरेज है, तो ये मूविंग एवरेज नॉर्मली सपोर्ट माना जाता है, बट इसके कंफर्मेशन के लिए आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना चाहिए। अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो अभी मैंने एग्जांपल शेयर किया कैसे देखेंगे। एंट्री पॉइंट आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए अगर हमें रिवर्सल कैंडल मिल रहा है तो। अब हम नेक्स्ट सेटअप में आते हैं, रिवर्सल सेटअप। यानी कि रिवर्सल स्ट्रेटजीज क्या होती है और रिवर्सल्स को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और रिवर्सल्स को कैसे पकड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल। और रिवर्सल में बेसिकली क्या रिवर्सल स्ट्रेटजी की आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स एट विच द करंट ट्रेंड, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इज लाइकली टू चेंज द डायरेक्शन। अब इंट्राडे में रिवर्सल पकड़ना टफ है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट अगर जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको फॉलो करता है और ऊपर रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कई बार ट्रेड करेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड में कई बार रिवर्सल पकड़ सकते हैं। इंट्राडे में भी कुछ हद तक कई बार हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे इनगल्फिंग पैटर्न और हैमर। अभी हम आगे इसमें बात करेंगे कि इनगल्फिंग पैटर्न नैस्डैक में बन रहा है, जो मैंने कल टीवी पे जब हम बात कर रहे थे कि क्यों बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है, उसमें मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था नैस्डैक का और रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया था बैंक निफ्टी का कल के वीडियो में। और अभी हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इनगल्फिंग पैटर्न को देखेंगे और क्या फॉर्मेशन कल बन रही थी जो बैंक निफ्टी आज 600-700 पॉइंट ऊपर चली गई। और ये शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम्स क्या होते हैं, ये कुछ रिवर्सल पैटर्न्स मैंने जो कॉमन है जो यूजफुल है वो निकाले हैं। अदरवाइज कई सारे रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो आप गूगल में स्टडी कर सकते हैं, वो वेबिनार में हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ जो कॉमन है जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ या जो हमें डेली देखने को मिलती है, वो रिवर्सल पैटर्न्स हम लोगों ने आज आपके लिए इस वेबिनार में निकाल के लेकर के आए। अब जैसे ये एक बार हम कुछ गूगल एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। अब जैसे रिवर्सल पैटर्न में ये काफी कॉमन है, हैमर पैटर्न। ये हैमर पैटर्न बनता है, ये स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं। स्टॉक्स में अगर बनता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। इंट्राडे में ये में भी हम आज हम लोगों ने देखा है ये पैटर्न बना है निफ्टी में, और ये काफी कॉमन है। और इसे हम हैमर, हैमर का मतलब ये हैमर की जैसे नीचे से एक, इसका कंडीशन ये है कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना चाहिए और फिर डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर लाइक फॉर्मेशन बनना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसकी कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो इसे हम हैमर पैटर्न बोलेंगे। यानी प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर हैमर लाइक फॉर्मेशन बनना चाहिए और जिस कैंडल में हैमर बन रहा है उसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है तो ये कंप्लीट रिवर्सल फॉर्मेशन है। ठीक है। कई बार इन्वर्टेड हैमर भी बनते हैं, ये भी इन्वर्टेड हैमर भी रिवर्सल फॉर्मेशन में आता है, बट जनरली हैमर अगर हैमर लाइक है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन माना जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, और जैसे लाइव एग्जांपल्स में हम चलते हैं और हम इनगल्फिंग दो तीन पैटर्न देखेंगे अभी। एक तो इनगल्फिंग हैमर, शूटिंग स्टार और डबल बॉटम ट्रिपल टॉप, ये सब लाइव एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, जी बिजनेस का एक इंटरव्यू है, तो मैं इंटरव्यू एक दे लेता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ जी सर, आपका फोन कनेक्ट कर लिया। ये सर, थैंक यू सर, ठीक है। रहेगा तो इंटरेस्ट बैंक हमारा पोटेंशियल ट्रेड रहेगा 1585 का टारगेट और 1440 का स्टॉप।
के स्पेस पे इंडसइंड बैंक बहुत बता रहा है पोजिशनल कॉल की तरफ से 8 से 10 का नजर है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। टारगेट 1580 1585 के लिए आप यहाँ पर कीजिए खरीदारी और स्टॉप लॉस लगाइए 1440 का। ये आ रही है अविनाश की तरफ से पोजिशनल पिक। आइए अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह। ग्लोबल के नेता मुराद का हमारे साथ है। नेता जी स्वागत करते हैं सर, कहाँ पर मौके पर। देखिए, कल फेड की मीटिंग का आउटकम आज रात में आएगा तो मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यह डेटा जो मुझे दिख रहा है वो पॉजिटिव डेटा दिख रहा है, तो पॉजिटिव डेटा के बेसिस पे हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। अगर फेड का आउटकम पॉजिटिव आता है तो आपको 25,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करना है, फोकस करना है। और इसकी बाइंग रेंज आपकी बनती है 65 से 80 के बीच में। 65 से 80 के बीच में आपको खरीदना है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा करीब 45 का। और 65 से 80 के बीच में आप खरीद रहे हैं, 45 का स्टॉप लॉस है और ऊपर टारगेट बन सकते हैं 130 से 140 का। तो डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, अगर आउटकम पॉजिटिव होगा तभी हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, अगर आउटकम नेगेटिव होगा तो इस कॉल को अवॉइड करेंगे और 25,400 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करेंगे। जी 25,400 की कॉल ऑप्शन पर फोकस करने की तरह अगर बेट का आउटकम पॉजिटिव होता है 65-80 के बीच में मिले तो ले लीजिए। स्टॉप लॉस 45 टारगेट 130 से 140 के बीच लगाने की सलाह दी है नितिन जी ने। धन्यवाद करेंगे नितिन जी स्ट्रैटेजी के लिए, और साथ ही अविनाश जी आपका भी धन्यवाद। तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स। तो हम सबसे पहले, अभी मैं आपके सामने, मैंने बैंक निफ्टी का ये ग्राफ खोला है। आपको बैंक निफ्टी का ग्राफ दिख रहा होगा, ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है। और सर बैंक निफ्टी का, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। जी, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है, लो है। ओके, तो अगर क्लियर, आप कुछ कर सकते। ठीक है, ठीक है अनुज। हाँ, अनुज जी अभी थोड़ी ठीक आ रही है। अभी ठीक है सर। ठीक। तो अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ग्राफ खोला है और बैंक निफ्टी में आप देखिए ये वीकली कैंडल है। ये वीकली कैंडल आप राउंड ऑफ कर रखा है मैंने। ये इनगल्फिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि प्रीवियस वीक, यानी कि जो प्रीवियस वीक का रेड कैंडल देख रहे हैं, इसे पूरा करंट कैंडल ने इनगल्फ कर गया, तो इसे हम रिवर्सल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्यों हम पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चल रहे थे, और ये कल ही हम लोगों ने पॉजिटिव आउटलुक लिया था, रीजन ये था कि ये इनगल्फिंग पैटर्न बना था। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब कभी भी इनगल्फिंग या पैटर्न बने तो इसे हम रिवर्सल साइन मान करके चलते हैं। और इसका आज देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और बैंक निफ्टी का हाई आप देखेंगे तो हाई 52,954 है और क्लोजिंग 52,750 है। ये स्पॉट लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग पैटर्न एक तरीके से समझ में आ गया क्या होता है। अब ये देखिए हैमर अगर हम ढूंढते हैं तो ये देखिए एक तरीके का यहाँ पे हैमर हमें दिखेगा, ये वीकली हैमर है। तो बेसिकली हम लाइव एग्जांपल से अपने पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो हम सीख रहे हैं ये वाकई में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी हम ये देखिए यहाँ पे ये हैमर लाइक फॉर्मेशन है और हैमर बनने के बाद बैंक निफ्टी करीब करीब 3,000 पॉइंट की रैली यहाँ से बनी। अब बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैली बनने के चांसेस लग रहे हैं और 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जानी चाहिए, क्योंकि ये इनगल्फिंग और ब्रेकआउट है। सब कुछ देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि आज स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, मार्केट में रैली कल बननी चाहिए। एक बार हम नैस्डैक को देख लेते हैं। अभी आप देखिए ये मैंने आपके सामने नैस्डैक का वीकली चार्ट खोला है। मैंने आपके सामने नैस्डैक का वीकली चार्ट खोला है। अब ये देखिए ये 2 वीक का है और 2 वीक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इनगल्फिंग है पूरा, यानी प्रीवियस वीक को जो रेड कैंडल है, ये प्रीवियस वीक का रेड कैंडल एक डाउन वीक नेगेटिव मूव था और जो लास्ट वीक हुआ उसने पूरा इनगल्फ कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा इनगल्फिंग कैंडल है। आज रात में इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव आउटलुक जो सिनेरियो बन रहा है वो अभी तक सब कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। चार्ट्स में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट प्रीवियस वीक में दिखी है, तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए। और अगर ये ब्रेक हो गया नैस्डैक में तो आप सोच सकते हैं कि नैस्डैक में रैली कम से कम 18,200 तक की आनी चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा इनगल्फिंग है। अगर 18,200 तक की रैली आएगी तो निफ्टी में रैली आपकी कहाँ तक आ सकती है,
और बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट है तो बैंक निफ्टी फिर से 53,500 54,000 भी आ सकता है और निफ्टी 26,000 की तरफ जा सकती है। तो जो सिनेरियो है वो सारा सिनेरियो पॉजिटिव है। तो इस सिनेरियो में हमें पुट्स को तो अवॉइड करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों को देख के हमें बाय ऑन डीपी करेंगे, हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। तो इस तरीके से ये सिनेरियो अभी बन रहा है। अगर एक बार हम यहाँ पे निफ्टी भी देख लेते हैं तो एक आइडिया हमें लग जाएगा कि निफ्टी में भी किस तरीके से फॉर्मेशंस बन रहे हैं और हम क्या निफ्टी में, ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट्स है। निफ्टी का वीकली में भी सिमिलर ही सेम ही चीज दिख रही है, इनगल्फिंग। ये पूरा और ये इनगल्फिंग छोटी मोटी नहीं है, ये प्रीवियस 2 वीक को इनगल्फ किया है और जस्ट ब्रेकआउट ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे रेंज भी निकालेंगे तो कम से कम 24,600 से 25,200 यानी 600 पॉइंट की रैली कम से कम, अगर यहाँ से देखें तो 25,800 25,900 तक की रैली बनती है। तो ये सब सिनेरियो हमें लाइव अभी दिख रहा है और इन सब को देख के यही लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। और इनगल्फिंग हमने अभी समझ लिया। अब यहाँ पे हैमर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हैमर बना है। तो इस तरीके से पैटर्न्स आपको कई सारे यहाँ पे ढूंढने से मिलेंगे, शूटिंग स्टार्स भी मिलेंगे। एक रिवर्सल पैटर्न और आपको मैं दिखाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसी बैंक में नहीं, आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन, हाँ ये मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये गैप्स में हम कवर करेंगे। ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक का ग्राफ है और इसमें आप ये देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हुई है, ये गैप है। तो ये रिवर्सल गैप्स होते हैं, ये इस तरीके का रिवर्सल गैप्स होते हैं जो हम अभी गैप में कवर करेंगे कि रन अवे गैप क्या होते हैं, ब्रेक अवे गैप्स क्या होते हैं, रिवर्सल गैप्स क्या होते हैं। बट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में ऐसा सिनेरियो बना था जो बहुत बड़ा गैप अप हुआ था बिकॉज ऑफ सम इवेंट और वहां से वो सेलिंग आई थी, ठीक है, और वापिस ये अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो मोस्ट लाइकली आने वाले समय में ये कम से कम इस जो गैप जहां ये क्रिएट हुआ है 1760 1780 तक एचडीएफसी बैंक पहुंच जाना चाहिए। ये गैप के आसपास जहां से ये क्रिएट हुआ इसी लेवल पे ये आ जाना चाहिए। तो अभी हम लोग जो हमें समझने को मिला अभी तक, हमने ये समझा कि जो करंट ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इसमें रिवर्सल में हमें डबल टॉप देख सकते हैं, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। वो ऑप्शंस के जो 25,400 की कॉल ऑप्शन आपने देखी उसमें कई सारे आपने डबल टॉप देखे होंगे, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम देखा होगा, इनगल्फिंग हमने देखा, हैमर देखा, शूटिंग स्टार भी काइंड ऑफ हैमर ही है। तो शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल अभी मैंने नहीं निकाला है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा चीज़ है जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। ये होता क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग में, क्या जनरली होता है? स्टॉप लॉस हंटिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ड्राइविंग द प्राइस ऑफ एसेट डाउन। अचानक से प्राइस गिरता है, ट्रिगर द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ट्रेडर्स and this can lead to increased volatility and price manipulation। ये नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग बड़े, हमेशा एक कोई भी इवेंट हो, बड़ा इवेंट जब भी होगा तो उसके 1-2 दिन पहले स्टॉप लॉस हंटिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये हमें बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि अगर इवेंट है तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड लेना है। यानी हमें वेट करना होगा कि कब स्टॉप लॉस हंटिंग आए और हम उस हंटिंग में ट्रेड लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाएंगे। और कभी भी जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स होंगे, जो बड़े प्लेयर होंगे, जो या जो इवेंट प्लेयर्स होंगे, वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इवेंट है। इवेंट में हर आदमी के मन में डर या पैनिक होता है। तो वो क्या होगा, उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होगी
यानी मार्केट में अचानक से करेक्शन दिखेगी और उसमें वीकर हैंड्स निकलेंगे और स्ट्रॉन्गर हैंड्स घुसेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या फ्यूचर एंड ऑप्शन है, दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड, इट इज अ जीरो सम गेम। तो नॉर्मली क्या होगा, वीकर हैंड्स को निकाला जाता है और स्ट्रॉन्गर हैंड्स एंट्री करते हैं। तो जब भी कोई इवेंट हो, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो या कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है, और स्टॉप लॉस हंटिंग हो तो हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। आजकल दिक्कत ये हो रखी है कि ओवरनाइट इवेंट्स आ रहे हैं, तो ओवरनाइट इवेंट में तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, तो उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग कई बार प्रीवियस डे हो जाती है। ये कैसे होती है, लार्ज ऑर्डर्स, large institutions or market makers might place large sell orders to push the price down, triggers the stop loss of retail traders। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो बड़े बास्केट्स, बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े स्टॉक्स की होल्डिंग होती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, इन सब की होल्डिंग्स बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास बड़ी क्वांटिटी में होती है। रिटेलर्स के पास इनकी होल्डिंग होती ही नहीं है। तो बड़ा इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकता है, उनके पास बड़ी होल्डिंग्स होती है, जिससे वो बास्केट, एज अ बास्केट अगर वो बेचेंगे इन सारे स्टॉक्स को, तो इंडेक्स नीचे आने लगेगा और नीचे के लेवल पे वो अपनी बास्केट को वापस रीपरचेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो अपने स्टॉक्स को ऊपर के भाव पे बेच के नीचे के भाव पे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो एक तो फायदा उनको हो गया कि उन्होंने बड़े ऊपर के भाव पे बेचा और नीचे के भाव पे खरीद लिया। मार्केट में जब पैनिक हुआ, तो उस सिचुएशन में सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो हम लोग अपना सौदा काटेंगे और बड़े हैंड्स उस सौदे को प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से उनको सस्ती में चीजें मिल जाती है और हमारा सौदा छूट जाता है। तो ये नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत कॉमन फेनोमेना है। ये हम अभी लाइव एग्जांपल्स भी एक दो मैं आपको दिखाऊंगा जब स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। तो बेसिकली इससे हमें बचना क्या है, एक तो इवेंट पे ध्यान रखना है, और दूसरा हमें ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है। हमें पुल बैक पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाएंगे। प्राइस मैनिपुलेशन, और ये आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, ये मार्केट में होगी और हमें इससे कोई उपाय नहीं है, हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। तो बिग ट्रेडर्स माइट मैनिपुलेट प्राइस टू ट्रिगर द स्टॉप लॉस बिफोर रिवर्सिंग द प्राइस डायरेक्शन, अलाउइंग देम टू बाय बैक एट अ लोअर प्राइस। ये किस लेवल पे जनरली करते हैं वो लोग, ये जनरली कहाँ पे होता है, इट हैपेंस अराउंड की सपोर्ट और की रेसिस्टेंस लेवल, राउंड नंबर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जोन, यानी वैसा लेवल जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, उस लेवल पे ट्रिगर होगा, ताकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वहां पे प्लेस्ड होंगे और वो वहां से मतलब कट जाएंगे स्टॉप लॉस। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, ये सब अभी हम देखते हैं। अब इसमें स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करना चाहिए, एक तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स फाइंड करना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस मार्केट में लगे हुए हैं। ये हम कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस क्लस्टर्स यानी स्टॉप लॉस लेवल्स कहाँ पे ज्यादातर लोगों के हैं। दूसरा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल मार्केट में क्या है। जैसे हम ऑप्शन के केस में अभी आपने देखा कि जो 24,400 की कॉल ऑप्शन है, उसका सपोर्ट लेवल क्या था, 90 के आसपास था। यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर मैं इसको एज ए इंस्टीट्यूशन ब्रेक कर दूं और ब्रेक करके मैं 70 ले आऊं, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाले जितने ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर मार देंगे। जैसे आज क्या हुआ, आज मैंने 90 पे खरीदा सपोर्ट पे, और इसका लो देखेंगे तो 66 का लो था, और स्टॉप लॉस 70 का हमारा था, और 66 रुपीज 45 पैसे का लो लगा। सर वो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, एचडीएफसी की ही स्लाइड अभी तक लगी हुई है। ओके, ओके, 1 सेकंड। अभी स्लाइड आई क्या अनुज जी, स्लाइड हाँ आई? सर, सर स्लाइड आ गई। ठीक है, सॉरी। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है स्टॉप लॉस क्लस्टर्स, ठीक है, और सेकंड आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि सपोर्ट 24,000 25,400 की कॉल ऑप्शन का
सपोर्ट लेवल था 90, जहां पे आज हम लोगों ने ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करी। अब 70 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 66 का लो लगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस सारे लगे हुए थे ये यहाँ पे हंट हो गए, और 66 के लो लगने के बाद ये स्टॉक प्राइस 112 हो गया, ठीक है, यानी यहाँ से बाउंस हुआ। तो ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके से होती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, रेसिस्टेंस है, वहीं पे एंट्री करनी है। मार्केट का रिएक्शन डाइवर्सिफाई, अब कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो हमें मल्टीपल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करने चाहिए। यानी अगर सपोज मैं 4 लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा एक लॉट का स्टॉप लॉस मान लीजिए 66 है, एक लॉट का 70 है, एक लॉट का 62 हो सकता है, और एक लॉट का 60 हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग लेवल्स पे प्लेस हो जाएंगे। तो वॉल्यूम क्लस्टर्स में बहुत सारे स्टॉप लॉस एक जगह नहीं दिखेंगे, जिससे हंटिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अनयूजुअल वॉल्यूम स्पाइक्स को हमें ट्रैक करना होगा, और वॉल्यूम कई बार हमें देखते हैं कि अचानक से जब मार्केट गिरती है तो उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स आती है, तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वॉल्यूम क्लस्टर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है वॉल्यूम क्लस्टर्स, इस तरीके से आपको उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल के ग्राफ में आपको जाना होगा। जैसे लाइव एग्जांपल में लेके चलता हूं आपके सामने। हम चलते हैं लाइव एग्जांपल में, और ये देखिए, ये मैंने आपके सामने मैं ग्राफ खोल रहा हूँ 24,400 की वॉल्यूम प्रोफाइल की, यानी कि जो भी वॉल्यूम्स हुए हैं उसका प्रोफाइल हो गया ये। अब ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तो पूरे दिन का है। अब 90 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे थे, जहां पे ट्रेड हमें सुटेबल ट्रेड एंट्री बन रही थी 90 के आसपास, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 90 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स का क्लस्टर्स है। तो ये एक सुटेबल लेवल था जहां पे ट्रेड एंट्री बनती थी, जो आज हम लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी 90 के आसपास। बट उसके बाद ये 66 का आप लो देख पा रहे हैं कि ये 66 का लो लगा और फिर वहां से रिवर्स हो गई। यानी मार्केट में जितना भी ट्रेड हुआ ये सारा का सारा स्टॉप लॉस हंट इस तरीके से हुई। अब सपोज कीजिए इसे मैं लास्ट 3 दिन का देखूं, बेसिकली हमें कैसे देखना है, 3-4 दिन का अगर हम देखें तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्लस्टर आपको दिखता है। और वॉल्यूम क्लस्टर्स के हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट में जो भी ओपन इंटरेस्ट बना है वो, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 90 से, अगर इसे 90 से लेके 120 की रेंज में सबसे ज्यादा पोजीशंस आपको दिख रही होगी। यानी कि अगर 90 के नीचे जाएगा तो ये सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हमें ये ध्यान देखना है कि हमें लोअर बैंड पे लेने की कोशिश करनी है। और अगर हम लोअर बैंड पे यानी 90 के आसपास एंट्री करेंगे तो मेरे पास एक साइजेबल लेवल है, रेंज है, जिससे मेरा स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस हंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं। और एंट्री आपकी कभी भी, ये जो बैंड दिख रहा है, जैसे आप बैंड देख रहे हैं कि 120 से लेके 90 का जो बैंड है, इस बैंड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं। तो हमें किसी भी कारण में 120 से ऊपर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर हम 120 से एंट्री ऊपर कहीं पे भी करेंगे 25,400 की कॉल में, तो हम कभी भी स्टॉप लॉस हंट कर दिए जाएंगे। तो इस प्रोफाइल से लर्निंग हमें ये मिलती है कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का अपर बैंड 120 है और लोअर बैंड 90 है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें लोअर बैंड पे एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए 90 के आसपास, और किसी भी कंडीशन में 120 के ऊपर हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हर बार हो जाएगा। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से देखिए, मैं 25,400 की एग्जाम्पल लेता हूँ, और 120 का ये रेंज है और 90 का ये रेंज है, 120 और 90। अब आप इसमें ये देखिए कि जब जब आप 120 के ऊपर एंट्री करते आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता। जब जब मैं 120 के ऊपर एंट्री करने की कोशिश करता, मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता है, 20-30 पॉइंट ही मिलता। बट अगर हम इसी को 90 के आसपास एंट्री करते तो मेरा स्टॉप लॉस हंट केवल आज हुआ छोटा स्टॉप लॉस, अदरवाइज ऑल 3 इंस्टेंस 1 2 3 प्रॉफिटेबल होती। तो बेसिकली स्टॉप लॉस हंट से बचने का एकमात्र तरीका है कि हमें लोअर बैंड पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज
अगर हम अपर बैंड पे लेंगे तो हमारी स्टॉप लॉस हंट हो जाएगी और उसका कोई उपाय नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा ऑप्शंस में। अब जैसे ये कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स हैं। अनुज जी, मेरी स्लाइड आ रही है अभी? हाँ सर, सपोर्ट स्टॉप लॉस और सपोर्ट लेवल पे हाँ, है। तो ये कुछ फिगर्स मैंने लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ये इस तरीके से कई बार सेलिंग आएगी और ये रिवर्सल बना, सारे स्मॉल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया और ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो गई। नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ मैनिपुलेटिव एक्टिविटी। दिस इज, अब जो रेगुलेटर हैं वो इस पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वो वॉच करते हैं, बट अगेन दिस हैपेंस इनटू द मार्केट, क्योंकि इसमें क्या है, बास्केट्स के थ्रू स्टॉक्स अचानक से सेलिंग हुई और इस तरीके की एक्टिविटी होती है, बट इससे हमें बचना है। बट एनीवे, दिस इज कॉल्ड अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एंड रेगुलेटर्स कीप वॉच ऑन द स्टॉप लॉस हंटिंग। सेकेंड सिनेरियो कैसा बनता है, ये देखिए इस तरीके से भी होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये बहुत कॉमन होता है कई बार। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं मार्केट में कि इस तरीके से एक बहुत अच्छी प्यारी सी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी और फिर वहीं से ये रिवर्सल कैंडल बनता है। तो हमें ब्रेकआउट कैंडल को अवॉइड करना है और हमें सपोर्ट पे रिवर्सल कैंडल ढूंढना है। वहां पे हमें एंट्री करेंगे तो हमें ट्रेड्स जरूर कम मिलेंगे, बट हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी। अब हम आगे फटाफट चलते हैं, कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल मुझे मिला, ये एग्जांपल है 19 तारीख का। 19 तारीख अगर आपको याद हो तो रिलायंस का एजीएम था उस दिन। 19 तारीख को रिलायंस का एजीएम था और एक तो आज स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, बट आज इवेंट है तो हम बोल नहीं सकते कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग है, वो एक्चुअल सेलिंग है। बट अगर आप सारे सिनेरियो को कंबाइन करें, नैस्डैक को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, एक मैं अभी आईसीआईसी बैंक में आपको अभी दिखाऊंगा कि आईसीआईसी बैंक में क्या फॉर्मेशन बन रही है और क्या टारगेट्स बन सकते हैं और उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का वेटेज भी बैंक निफ्टी में 20-22% है। तो अभी हम स्टॉप लॉस हंटिंग समझ रहे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग 29 तारीख को, जिस दिन एजीएम थी 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उस दिन ये देखिए, ये यहाँ से वीवैप से रिवर्सल बना, ये ब्रेकआउट हुआ। ये जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ये जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे बाय किए होंगे, ये यहाँ से ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और ये विद इन 5 मिनट्स एक बास्केट सेलिंग आई, बास्केट सेलिंग। और फिर जो जिसने बास्केट बेचा उसने इस करीब 15-20 मिनट में ये अपना सारा बास्केट वापस खरीद लिया उसने, और फिर वापस से ये 10 से 15 मिनट में ये मूव बनी। और आप देख पा रहे हैं ये क्या लेवल है, 25,200, और वहां से कहाँ आ गई मार्केट, 25,500, 25,500 के आसपास, 25,600 के आसपास फ्यूचर गया। स्पॉट 25,500 आया, स्पॉट 25,600 के आसपास गया। तो ये जितने भी ट्रेडर्स ने इन लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करी, इनका सारा स्टॉप लॉस हंट इस लेवल पे ये एक कैंडल से हुआ और ये बास्केट सेलिंग से हुई। जनरली मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि बास्केट सेलिंग या जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है उसमें रिलायंस का काफी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप देखेंगे कि आज आईटी में सेलिंग थी और जब मार्केट अचानक से गिरा तो रिलायंस के कारण ही ये स्टॉप लॉस हंटिंग आज देखने को मिली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं था, आईसीआईसी में नहीं था, एक्सिस में नहीं था, बट मेनली रिलायंस के की सेलिंग के कारण बास्केट में सेलिंग दिखी। तो रिलायंस उस दिन रिलायंस का एजीएम होने के कारण बैंक निफ्टी ने ऐसा किया था, बट ये सिनेरियो रेगुलर देखने को मिलता है। ये एक एग्जाम्पल। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बचने के लिए एक तो हमें स्टॉप लॉस वाइडर हमें यूज करना चाहिए, यानी जैसे हम 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज करते हैं, कई बार हमें हंटिंग से बचने के लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ऑप्शंस में यूज करना चाहिए। 30 पॉइंट ऑप्शन का मतलब हो गया कि 60 पॉइंट फ्यूचर्स। अब डिपेंड करता है आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं। कॉमन लेवल को अवॉइड करेंगे, मेंटल स्टॉप लॉस यूज करेंगे, स्लाइटली स्टॉप लॉस स्लाइटली बिलो द की लेवल, की टेक्निकल लेवल से नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन स्ट्रेटजीज, अगर आप यूज करेंगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जैसे बुल स्प्रेड्स यूज कर लें, आप हेजिंग स्ट्रेटजीज यूज करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकते हैं। नेकेड ऑप्शंस करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या आप
ATR बेस्ड यानी कि वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो मोस्ट यूजफुल है वो एक तो ऑप्शन स्ट्रेटजी सबसे यूजफुल है दूसरा है कि आप अवॉइड कीजिए कॉमन लेवल और थोड़ा वाइडर स्टॉप लॉस यूज कीजिए। ये 3 इज मोस्ट लाइकली यूज कर सकते हैं। और चौथा टेक्निकल लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस यूज करना। अब हम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में आते हैं और इसमें हम ICICI बैंक को समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूएशन का मतलब हो गया कि निफ्टी अभी क्या है, निफ्टी चल रही है कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ पे रुकी, निफ्टी चल रही है, फिर बीच में रुक गई, ऐसे ऐसे रुक गई और फिर वापस उसने ट्रेंड पकड़ लिया। अभी सेम बैंक निफ्टी में भी हो रहा है कि बैंक निफ्टी चल रही थी ऊपर, फिर अभी रुक गई थी और इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना लिया और फिर वापस से ब्रेकआउट हो गया। सेम ऐसा ही निफ्टी में भी हो रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड था, लास्ट पिछले महीने ये थोड़ा सा रुका, साइडवेज हुई, साइडवेज में बहुत सारे लोग डर गए, निकल गए और फिर वापस से ये ब्रेकआउट हो रहा है और इसको ट्रिगर मिल जाएगा फेड की इवेंट से। और अगर ट्रिगर मिल गया तो बैंक निफ्टी आ जाएगी 26,000। मेरा अपना मानना है कि बैंक निफ्टी 26,000 आनी चाहिए, सॉरी निफ्टी 26,000 आनी चाहिए और बैंक निफ्टी 53,500 से 54,000 आनी चाहिए, क्योंकि जो सारे सिनेरियो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, रोल ओवर्स भी लॉन्ग दिख रहे हैं, नैस्डैक का चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं HDFC बैंक या कंपोनेंट्स हैं उनमें भी पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं। और आने वाले समय में दीपावली भी आने वाली है नवंबर में, तो प्री दीपावली रैली भी बनेगी, ईयर एंड भी आएगा तो ईयर एंड का भी एक रैली बनती है। तो सब मिला के ऐसा ही लग रहा है कि 26,000 की तरफ और बैंक निफ्टी 54,000 की तरफ बहुत जल्दी मूव कर जाएगी। अब कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में क्या क्या हमें देखना चाहिए ये सब हम समझ लेते हैं। कंटिन्यूएशन क्या होता है ये समझ में आ गया। अब ये डाउन ट्रेंड का भी कंटिन्यूएशन होता है कि गिर रही है, फिर साइडवेज हुआ और फिर मार्केट मूव कर गई। कंटिन्यूएशन को हमें कैसे ट्रेड करना है ये स्ट्रेटजी हम एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप स्ट्रेटजीज used by trader to identify and capitalize and on the opportunities when the current trend is expected to continue। यानी करंट ट्रेंड जो मेरा चल रहा है वो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है, तब हम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन यूज करते हैं। इसमें कैसे ट्रेड करते हैं? एक तो हम पुल बैक्स यूज करते हैं। पुल बैक्स में हम क्या यूज करते हैं? पुल बैक्स में हम फीबो सीरीज यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करते हैं और मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, फ्लैग्स यूज करते हैं। ये अभी मैं ICICI बैंक में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर फ्लैग बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल हम यूज करते हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट यानी कि ब्रेकआउट हुआ, यानी ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करना, यानी यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो ये हम कंटिन्यूएशन में ये रीटेस्ट करके फिर चलता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये हम आगे समझते हैं। ये कुछ पैटर्न्स मैंने निकाले हैं जो यूज करते हैं, जैसे कि फ्लैग पैटर्न हो गया। फ्लैग पैटर्न हम चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी देखिए ये आपके सामने ICICI बैंक का ग्राफ खोला है, मैंने ICICI बैंक का ग्राफ खोला है। अब ICICI बैंक का डेली चार्ट है, यहाँ पे जस्ट लाइक अ फ्लैग आपको दिख रहा है कि ये देखिए फ्लैग जैसा बन रहा है, ये जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है, बॉक्स में फ्लैग है और उसके बाद एक छोटा सा, ये देखिए ये एक बना पैटर्न जिसे हम बोलेंगे साइडवेज सा पैटर्न बना, जो मार्केट को पॉज लिया, जिसने मार्केट ने पॉज लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, यानी ये फ्लैग बना, फ्लैग एग्जैक्ट फ्लैग तो नहीं बनेगा, हमें एज्यूम करना है कि जिस तरीके से झंडा होता है, यानी कि उसका एक रॉड हो गई, तो ये एक रॉड हो गई हमारी। और रॉड के बाद जो फ्लैग होता है वो फ्लैग हल्का टिल्टिंग होता है, यानी कि फ्लैग जब लहराता हुआ फ्लैग आप देखेंगे तो वो हल्का सा झुका हुआ होता है। तो उसी तरीके से प्राइस हल्का सा ये फ्लैग झुका हुआ आया और फिर उसको ब्रेकआउट किया इसने। तो अब इसका टारगेट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये आता है। तो फ्लैग जहां से स्टार्ट हुआ
यानी फ्लैग का लो है 1160 से 1250 ब्रेकआउट हुआ तो 100 पॉइंट, यानी कि 1250 से 100 पॉइंट ऊपर 1350 आईसीआईसी बैंक का टारगेट यहाँ से बनता है, जो इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि आईसीआईसी बैंक में फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो ब्रेकआउट ले रहा है, एचडीएफसी बैंक में भी पैटर्न बन रहा है, इनगल्फिंग बन रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, नैस्डैक में। तो हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता है जिसको हम देख करके ये बोलें कि मार्केट में मंदी है, मार्केट गिर सकती है और मार्केट 25,000 आ सकती है। सारे फैक्टर्स देख के यही समझ में आते हैं कि मार्केट 26,000 जा सकती है और 54,000 बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें स्ट्रेंथ है। वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस थोड़ा आईटी में आज दिखी है, तो आईटी को थोड़ा हमें देखना होगा कि अगर कल आईटी में चाल बनती है तो आईटी का वेटेज मार्केट में करीब 20-25% है निफ्टी में, तो आईटी में चाल बनेगी। रिलायंस ओवरऑल अभी साइडवेज है, तो रिलायंस से कोई ज्यादा क्यूज हमें नहीं मिल रहे हैं, बट रिलायंस ओवरऑल आप उसे पॉजिटिव ट्रेंड ही लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, आईटी कल डिसाइड फैक्टर होगा कि आईटी क्या करता है, और रिलायंस ओवरऑल स्टेबल है। तो ओवरऑल अभी क्यूज यही मिलते हैं कि पॉजिटिव है। तो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें देखना है। ये मैंने एग्जांपल लिया फ्लैग पैटर्न का, जो कि आईसीआईसी बैंक में दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हो सकते हैं, बियरिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने यही समझा कि आईसीआईसी बैंक में एक ऐसे फ्लैग बना, पोल बना, फिर उसका ये फ्लैग बना, ये फ्लैग बना, और इस फ्लैग का ये जो ब्रेकआउट है, ये लेवल इसने ब्रेकआउट किया। ये आईसीआईसी बैंक का ये पैटर्न है, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्लैग बन रहा है और ट्रेंड फिर वापस रिज्यूम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कई और कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनते हैं, जैसे कि पुल बैक एंट्री, फ्लैग्स, असेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो यहाँ पे ये फ्लैग्स का एग्जांपल है, कुछ कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन के एग्जांपल्स हैं जो आप गूगल में स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा कॉमन है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी बनते हैं कई बार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हम यूज करते हैं, सपोर्ट लेवल भी हम यूज करते हैं कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन के लिए। अब हम गैप्स में आते हैं और गैप्स को फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। गैप्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है, कॉमन इसका नाम है कॉमन गैप्स। कॉमन गैप्स क्या होता है? कॉमन गैप्स होता है जो कॉमनली देखते हैं हम लोग, और कॉमन गैप में मतलब आपको 30, 40, 50 पॉइंट का गैप रोज बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन गैप। यानी कि वो ऐसे गैप्स जो बड़े कॉमन है और बनते ही रहते हैं, उसे कॉमन गैप्स बोलते हैं। एक होता है ब्रेक अवे गैप्स, यानी कि प्राइस साइडवेज है, ये साइडवेज है, यानी कि मार्केट ऐसे 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 साइडवेज चल रही है और अचानक से ये गैप खुल गई इस लेवल पे, तो इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो कॉमन गैप्स होते हैं, जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वो जनरली फिल हो जाते हैं और फिल होने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में चलते हैं। ब्रेकअवे गैप्स जो होते हैं वो जनरली फिल नहीं होते हैं, यानी अगर कोई साइडवेज है मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट है, और कोई भी स्टॉक, जनरली स्टॉक्स में ये देखा जाता है, और अचानक से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, यानी स्टॉक 2% ऊपर खुल गया, ब्रेकआउट हो गया, और वो ब्रेकअवे गैप है, तो वो फिल नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन में ऊपर चलता चला जाएगा। तो अगर ब्रेकअवे गैप है तो ब्रेकअवे गैप में हमें ऊपर ही कूद के लेना पड़ेगा। कॉमन गैप्स जो होते हैं वो जनरली छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वो इंडेक्स में तो फिल हो जाते हैं, स्टॉक्स में उतने फिल नहीं होते हैं। रनअवे गैप्स जो होते हैं, रनअवे मतलब कि ट्रेंड चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर अचानक से ये गैप हो गया, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर गैप हो गया। तो रनअवे गैप्स भी जनरली 50% फिल होते हैं, 50% फिल नहीं होते हैं। और एक होते हैं एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप बड़े डेंजरस होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एंड ऑफ द ट्रेंड होता है। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का आपको एग्जांपल दिखाया था, वो एग्जॉशन गैप था, यानी अप ट्रेंड चल रहा है, अचानक से गैप अप हुआ किसी बड़े न्यूज के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल कल फेड की मीटिंग है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, और मान लीजिए न्यूज के कारण
बहुत पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर खुलता है और गैप से खुलता है, और क्लोजिंग मार्केट की डे लो पे हो जाती है। भाई गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग डे लो पे हो जाती है, तो वो एक तरीके से एग्जॉशन गैप भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं और गैप अप होने के बाद मार्केट डे लो पे क्लोज होती है, तो वो एक उसे हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल किस तरीके से इसे ट्रेड करना है, एक बार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे HDFC बैंक, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लाया है। HDFC बैंक में ये जो डेट आप देख रहे हैं, ये डेट है करीब 3/7/2024 को। 3/7/2024 को एक इम्पोर्टेंट मर्जर की या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट न्यूज थी, इसकी मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्या न्यूज थी, एक बार आपको देखना होगा। जनरली एग्जॉशन गैप जब भी आता है वो किसी न्यूज या इवेंट पे ही क्रिएट होता है। अब ये स्टॉक की ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रीवियस डे से ओपन करीब 6-7% ऊपर ओपन हुआ, और ओपनिंग के बाद डे लो पे क्लोज हुआ, और फिर ये वापस 1700 से स्टॉक घट के 1600 आ गया। तो ये ट्रेंड का जब एंड होता है तो इस तरीके का गैप्स क्रिएट होते हैं। कुछ ब्रेकआउट्स गैप होंगे, अभी जैसे जैसे HDFC बैंक में ये जो गैप ये ब्रेकआउट हुआ है, ये बट यहाँ पे गैप नहीं है, ये ब्रेकआउट गैप नहीं है, बट हो सकता है कल ये गैप के साथ खुल जाए इस लेवल पे, तो आप उसे ब्रेकआउट गैप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज ब्रेकआउट जस्ट हुआ है और कल उसका फॉलो ऑन हो जाए, और ये मान लीजिए अभी आज 1694 की क्लोजिंग है, कल 1720 खुल जाए HDFC बैंक, तो उसे हम बोलेंगे ये ब्रेक अवे गैप हो गया, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड हो रहा था और उस रेंज के अपर बैंड पे आने के बाद ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। रनवे गैप क्या होता है? रनवे गैप होता है कि यहाँ से ये HDFC बैंक जिसे ये रन कर रहा है, रन रन रन, फिर ये गैप खुल गया छोटा सा, फिर गैप खुल गया, तो रनिंग मार्केट में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम रन वे गैप बोलते हैं, रन वे गैप। और कॉमन गैप्स छोटे छोटे गैप्स हो रहे हैं ये डेली ट्रेडिंग में, आधे 1% का, तो वो उतना रेलिवेंट नहीं है। पूरे में सबसे रेलिवेंट है ब्रेकअवे गैप, क्योंकि ब्रेकअवे गैप फिल नहीं होते हैं और ब्रेकअवे गैप में एक अच्छी मूव मिलती है। रनवे गैप इज अ वेरी कॉमन, और एग्जॉशन गैप यानी जो रिवर्सल ट्रेंड्स वाले गैप होते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स गैप्स के। गैप्स में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमें क्या करना चाहिए, ईच डे द मार्केट्स कैन ओनली डू 3 थिंग्स, क्या तो गैप अप होगा, या फ्लैट होगा, या गैप डाउन होगी। ठीक है, यानी गैप अप होगा, फ्लैट होगा, गैप डाउन होगी। तो हमें गैप्स अगर हम देख रहे हैं तो गैप्स को जब तक फेड अप नहीं हो जाए, गैप्स को थोड़ा फिल होने देना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैप हुआ, छोटा ही गैप है, ये गैप है, दिस इज अ गैप, और यहाँ पे गैप फेड हो गया, गैप फिल हो गया, ये गैप फिल हो गया। तो ये जो रेंज है यहाँ पे अगर हमें रिवर्सल कैंडल मिले तो दिस इज द राइट ट्रेडिंग। कभी भी हमें ये गैप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। गैप को फिल होने के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो सेफ एंट्री मानी जाएगी। अब हम फटाफट कन्फ्लुएंस जोन पे आते हैं। कन्फ्लुएंस जोन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में मैं फिनिश करता हूँ, लेंदी हो रही है। कन्फ्लुएंस जोन का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स मीट कर रहे हैं। कन्फ्लुएंस जोन आपको कैसा दिखता है? कन्फ्लुएंस जोन इस तरीके से दिखता है कि बहुत सारे लेवल्स मीट हो रहे हैं, जिसे हम कन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं। कन्फ्लुएंस जोन्स का मतलब हो गया कि एक इंडिकेटर 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिकेटर 2 61% रिट्रेसमेंट लेवल्स भी फॉल कर रहा है। इंडिकेटर 3 वहाँ पे लॉन्ग टर्म वीवैप लेवल्स भी आ रहे हैं। इंडिकेटर 4 वीकली सपोर्ट जोन्स भी दिख रहे हैं। इंडिकेटर 5, इन चारों लेवल के आने के बाद वहां पे डिलीवरी का वॉल्यूम बढ़ गया, हाई डिलीवरी दिख रही है मेरे को सपोर्ट लेवल पे। अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है यानी कि कन्फ्लुएंस हो रहा है कई इंडिकेटर्स का,
तो जिसे हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस जोन, कन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस कन्फ्लुएंस जोन पे छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होती है कन्फ्लुएंस इंट्री ट्रेडिंग, जहां पे मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरसेक्शन हमें दिख रही है मल्टीपल इंडिकेटर्स की। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंडिकेटर 1 2 3 4 5, इन सब का कन्फ्लुएंस अगर हो रहा है तो वो एक मल्टीपल इंटरसेक्शन जोन हो गया, जहां पे आप छोटे रिस्क के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस जोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स पे, और ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। अर्निंग सीजन्स में या अर्निंग्स के समय हम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अर्निंग्स में क्या होती है, मार्केट की रिपोर्ट्स आती है, अर्निंग रिपोर्ट्स आती है, जिससे कि प्राइस वोलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज भी कई मिलती है। अर्निंग रिलीज डेट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस डेट को रिलीज होने वाला है। एक तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की क्या है और उसके वर्सेस रियलिटी क्या है। अब जैसे मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमें मिल जाएगी कई ब्लूमबर्ग की, रॉयटर्स की, मनी कंट्रोल की, या डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट रिसर्च हाउसेस की एक्सपेक्टेशन आती है कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और रियलिटी क्या है, बिलो एक्सपेक्टेशन है या एबव एक्सपेक्टेशन है, या और एक्सपेक्टेशन हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से कि प्रीवियस क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स आए थे और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है तो पॉजिटिव बिल्टअप है, और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है तो स्टॉक गिर सकता है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का मतलब हो गया कि प्रीवियस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है उससे मेरा करंट एक्सपेक्टेशन क्या बन रहा है। फिर हम डेटा में क्या देखते हैं, हम डेटा में देखते हैं कि पीसीआर डेटा लास्ट 5 दिन में कैसे बन रहा है, यानी ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्या बन रहा है, लास्ट 5 दिन में डिलीवरी का डेटा क्या बना है, और लास्ट 5 दिन में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन किस तरीके से है, और प्राइस एक्शन उसमें किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यानी अगर लास्ट 5 दिनों में पुट में राइटिंग ज्यादा है और लास्ट 5 दिनों में रिजल्ट्स अर्निंग्स आने के पहले सपोज कीजिए कि पिछले बार से इस बार एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज में लेता हूं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में पॉजिटिव आ रही है। दूसरा सिनेरियो पीसीआर का डेटा में हम देखते हैं कि जो पीसीआर है पिछले 5 दिन में हर दिन वो 1 से ऊपर रहा है, पॉजिटिव रहा है। तीसरा हम ये देखते हैं कि 5 दिन में जो डिलीवरी का डेटा है वो डिलीवरी का डेटा इंक्रीमेंटल है, ट्रेंड। चौथा हम ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन साइडवेज है या थोड़ा सा पॉजिटिव है, कम से कम नेगेटिव नहीं है। पांचवा हम ये देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हमें दिख रहा है। तो ये सब सारे फैक्टर्स अगर मुझे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिव एक्शन होने के चांसेस उस स्टॉक में है। तो इस तरीके से आप अर्निंग्स के समय में इन डेटा पॉइंट्स को देख करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सपोज आपने देख लिया कि नहीं ये डेटा पॉजिटिव है, आपने देख लिया कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, एनालिस्ट की एस्टिमेट देख ली, उसके बाद फिर आप ऑप्शन स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। या तो आप फ्यूचर खरीद करके प्रोटेक्टिव पुट ले लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड ले लीजिए। आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप नेकेड कॉल ऑप्शन ले लीजिए। आप अगर डिलीवरी में लेना चाहते हो तो आप स्टॉक को ले सकते हैं। आप कैलेंडर स्प्रेड्स भी कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी अपने रिस्क के हिसाब से इन डेटा को देखते हुए अगर आप लेंगे तो एटलीस्ट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बेटर होगी। अगर आप कुछ भी नहीं देखेंगे तो आप रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर आप इन सब चीज को लेकर के ले रहे हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली 70% होगी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि इन सबको देखने के बाद आप 100% ट्रेड में, जरूरी नहीं है कि सही ही होगा, क्योंकि वो इवेंट है। इवेंट, अब जैसे अभी हम लोगों ने इवेंट को एनालाइज किया कि फेड की मीटिंग है, ये डेटा पॉजिटिव है, रोल ओवर्स का डेटा पॉजिटिव है, इनगल्फिंग का है, नैस्डैक का डेटा पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने एक इवेंट को एनालाइज किया और उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली कि मार्केट का पॉजिटिव मूव होना चाहिए। अब अब ये तो पता नहीं है कि क्या आउटकम आएगा, क्या नेगेटिव भी आ सकता है। तो फिर भी चांसेस हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है, तो आपको हेज स्ट्रेटजी या रिस्क को देखते हुए ही हमें इवेंट को ट्रेड करना चाहिए। बट ये है कि अगर आप सारा डेटा को देखेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी मेरी एज अ विनर ज्यादा हो जाती है। तो ये डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें इवेंट्स के समय देखना चाहिए। अगर आपके पास आईवी का डेटा है तो हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वोलेटिलिटी स्क्यू, आईवी स्क्यू, यानी कॉल्स का और पुट्स का जो ऑप्शन आईवी का स्क्यू है,
ये आप इवेंट के समय देख सकते हैं कि जो स्क्यूनेस है वो किधर है, वो कॉल की तरफ ज्यादा है या पुट की तरफ ज्यादा है। स्क्यूनेस से हमें ये समझ में आती है कि कॉल में बाइंग इंटरेस्ट है कि पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट है। अगर स्क्यू कॉल में ज्यादा होगा इसका मतलब कॉल्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट कम है। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है तो आप वॉलेटिलिटी स्क्यू देख सकते हैं, और डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर चलिए जो भी डेटा है हम उससे ही अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, और फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट टू रिकैप, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम लोगों ने ब्रेकआउट सीखा जिसमें एग्जांपल लिया HDFC बैंक का, पुल बैक सीखा जिसमें हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, और रिवर्सल सेटअप सीखा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से रिवर्सल सिग्नल्स बन रहे हैं जो इनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी में देखा। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में हम लोगों ने रिलायंस, हम लोगों ने एग्जांपल लिया 29 सितंबर अक्टूबर का, नहीं अगस्त का। कंटिन्यूएशन सेटअप में हम लोगों ने देखा ICICI बैंक जिसमें फ्लैग पैटर्न बना है। गैप के लिए हम लोगों ने सीखा कि ब्रेकअवे गैप्स हो सकते हैं, कॉमन गैप है, रनवे गैप है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस को सीखने के लिए हमने 25,400 की कॉल पे एनालिसिस करी कि किस तरीके से 90 का सपोर्ट है और 120 का रेसिस्टेंस है। कॉन्फ्लुएंस जोन को हमने देखा कि इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3, इंडिकेटर 4, यानी कि मूविंग एवरेज, VWAP, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और अदर इंडिकेटर्स, डिलीवरी डेटा, इन सब का अगर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अर्निंग प्ले में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या डेटा देखना चाहिए हमें। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना चाहिए, PCR का डेटा देखना चाहिए, प्रीवियस जो क्वार्टर है उस क्वार्टर से इस क्वार्टर में एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके बाद हमें उसका जो प्राइस एक्शन है लास्ट 4-5 दिनों का वो देखना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से, IB स्क्यू अगर आप देख सकते हैं तो वो देखना चाहिए। तो ये सब चीज देख के हम अर्निंग प्ले कर सकते हैं। और इवेंट्स अगर हम प्ले कर रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट, तो ये सिमिलर डेटा हमें इंडेक्स का देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट में इंडेक्स मेजर फैक्टर है। तो इन सब डेटा को हमें देखना चाहिए इंडेक्स के लिए, तो उससे हम कोई भी न्यूज इवेंट को प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा जो हम कंटेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया। आप अगर हमारे साथ SMC के साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम रियल टाइम PCR डेटा आपके साथ शेयर करते हैं, इंडेक्स के व्यू के बारे में बात करते हैं, और नेकेड एंड ऑप्शन स्प्रेड ट्रेड्स वहाँ पे दिए जाते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में जो भी डेटा वगैरह बन रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें काफ़ी लिमिटेड शेयरिंग होती है, और जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसमें हम रेगुलर शेयर करते हैं व्यूज़। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको रेगुलर मिलती है, और मंथली वेबिनार्स आपको वहाँ पे रेगुलर मिलते हैं। जो अगस्त की परफॉर्मेंस सीट है, अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर की परफॉर्मेंस सीट अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, अभी फ्लैट से ही चल रहे हैं। सितंबर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। ट्रेड हम लेने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी फ्लैट सा ही चल रहा है। अगस्त में जो प्रॉफिट था वो करीब 202 पॉइंट का था। टोटल हम लोगों ने 39 ट्रेड्स लिए थे ऑप्शंस में, और ज्यादातर नेकेड ऑप्शंस है, हेजिंग भी है बट नेकेड ऑप्शंस और हेजिंग का रेशियो, नेकेड का रेशियो 60% होता है, हेजिंग का 40% होता है। नंबर ऑफ कॉल्स 39 थी, 23 प्रॉफिटेबल था, 59% हिट रेशियो था, और जो प्रॉफिट अर्न है ये 202 पॉइंट का था, ये अगस्त एक्सपायरी में। सितंबर एक्सपायरी में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, अप्रोक्सीमेटली फ्लैट है, वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रॉफिट्स विद द रूल्स। और फिर हम जो अभी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है इसमें हमारे पास अभी 12,732 सब्सक्राइबर हैं जो पेड मेंबर्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो चैट बॉक्स में अनुज जी अभी डाल देंगे। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन आपको चैट बॉक्स में वो लिंक होगा, और जो यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक अभी अनुज जी आपको चैट बॉक्स में डाल देंगे। यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो वीडियो है आज की वीडियो, ये मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं ताकि आप बाद में भी उसे रेफर कर पाएं। तो आज की जो वेबिनार का वीडियो है उस यूट्यूब चैनल में हम अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक अनुज आप चैट बॉक्स में डाल दें ताकि लोग ज्वाइन कर पाए। अब हम क्वेश्चन श्योर आंसर सर। आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक डिस्क्लोजर है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसके बारे में हम सीख रहे हैं ये वाकई में बहुत रिस्की है। अगर हम ऐसा सोचें कि हम इसमें इजीली पैसा बना सकते हैं तो ऐसा नहीं है।
आप रिस्क को समझ के ट्रेड करें, क्योंकि जो एफएनओ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसमें जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है ये पूरी की पूरी वाइप आउट हो सकती है। तो पहले आपके पास जो रिस्क कैपिटल है उसी के साथ ट्रेड करें, अदरवाइज ऑप्शंस इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट। इससे बेहतर है कि आप डिलीवरी में ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं आप रिस्क ले सकते हैं, आपको ऑप्शन की समझ है, तभी आप ऑप्शन में आए और तभी आप हम लोग का सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड या कैश में डिलीवरी लेकर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर और सेफ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अनुज जी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, sir. Thank you for such a nice session. It was wonderful to know your knowledge and experience. सर अब हम लोग सर पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि एक तो कि सर आपने गैप अप की बात करी। अब गैप अप में अ, हम लोग वॉल्यूम से भी पता लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट गैप अप है या फिर रन अवे गैप अप है या दूसरे डिफरेंट टाइप के गैप। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गैप्स के लिए। अगर ये कॉमन गैप्स है जो छोटे छोटे गैप्स रोज होते हैं तो उसमें वॉल्यूम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपका सपोज कीजिए कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, यानी कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है फिर ब्रेकआउट है और उसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो वो कंफर्म करता है कि ये रैली अभी चलेगी। जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक में देख रहे हैं कि वैल्यू वॉल्यूम एक्सपेंशन थोड़ा है, मगर फिर भी वॉल्यूम का एक्सपेंशन कंपेरेटिवली है, तो इसका मतलब लग रहा है कि वो रैली चलेगी। तो वॉल्यूम का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक कोई भी गैप्स में, और खास तौर से अगर वो ब्रेक अवे गैप है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रनवे गैप में भी इंपॉर्टेंट है, और एक जो एग्जॉशन गैप है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। क्योंकि अब सपोज कीजिए कल निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर खुल गई बिकॉज ऑफ फेड इवेंट फॉर एग्जांपल, और बहुत वॉल्यूम्स हो जाए कल और मार्केट लो पे बंद हो जाए, तो वो फिर रिवर्सल में हम काउंट करेंगे। तो एग्जॉशन गैप में हमें गैप में ये देखना चाहिए कि गैप होने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और क्लोजिंग डे पे हो रही है तो वो भी रिवर्सल के साइन हो सकते हैं। तो गैप इज वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गैप। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कॉन्फ्लुएंस जोन हमको किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए या किस तरीके का ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। देखिए कॉन्फ्लुएंस जोन का मतलब हो गया कि मल्टीपल इंडिकेटर जहाँ पे मिल रहे हैं। मल्टीपल इंडिकेटर में आपको मूविंग एवरेजेस भी हो सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हो सकते हैं, वी वैप्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कन्फ्लुएंस जोन जहाँ पे है वहाँ पे हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत बढ़िया मिलता है, यानी छोटे रिस्क से हम ट्रेड ले सकते हैं। और उस लेवल पे अगर आप सपोज जनरली कन्फ्लुएंस जोन जो आपको मिलता है वो स्टॉक्स में मिलता है। निफ्टी में जनरली कन्फ्लुएंस जोन कम मिलता है क्योंकि निफ्टी में हमेशा मूवमेंट रहती है। तो स्टॉक्स में अगर कन्फ्लुएंस जोन मिल रहा है, यानी आप अगर रिसर्च करेंगे तो आप हो सकता है रिलायंस अभी जैसे बहुत दिनों से एक रेंज में चल रहा है, तो उसमें धीरे धीरे कन्फ्लुएंस फॉर्म होगा। और कन्फ्लुएंस अगर फॉर्म होगा तो उसमें रिस्क क्या होगा, छोटा रिस्क पे आप 200-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो कई बार कन्फ्लुएंस जोन में आप क्या तो डिलीवरी में ले सकते हैं या फिर फ्यूचर में लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हैं। कन्फ्लुएंस जोन में जनरली क्या है कि हमें छोटा प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। कन्फ्लुएंस जोन में हमें स्टॉप लॉस रख करके बड़े ट्रेंड को राइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कन्फ्लुएंस जोन आपका काम कर गया और वो ट्रेड अगर चल गया तो आपकी कैपिटल वहां पे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकती है। तो कन्फ्लुएंस जोन की ट्रेडिंग आपको कम मिलेगी, आपको सर्च करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एफएनओ में 150 शेयर लिस्टेड है, तो आप रिसर्च करते करते ढूंढते रहिए कि किसमें कन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। कभी न किसी न किसी स्टॉक में कन्फ्लुएंस जोन बनता हुआ होता रहता है। तो जहां पे कन्फ्लुएंस जोन बन रहा है उस सर्च को आपको सपोज 2-3 स्टॉक आइडेंटिफाई मिलता है, तो कन्फ्लुएंस जोन को निकाल करके आप राइड कर सकते हैं ट्रेंड को। तो इस तरीके से हम कन्फ्लुएंस जोन को ट्रेडिंग करते हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर का कन्फ्लुएंस होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बात करी आईवी स्क्यूनेस की। तो सर ये इवेंट जब प्ले आउट होता है तो हमने अक्सर देखा है कि आईवी स्क्यूनेस होती है, तो उसको कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं अगर पॉजिटिव इवेंट या नेगेटिव इवेंट कोई सर। आईवी स्क्यूनेस ऑलवेज होगी। स्क्यूनेस मतलब आईवी अगर बढ़ रही है तो वो कॉल की भी आईवी बढ़ेगी, पुट की भी बढ़ेगी। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि किसकी आईवी ज्यादा बढ़ रही है, कॉल की ज्यादा बढ़ रही है कि पुट की ज्यादा बढ़ रही है। भाई विक्स बढ़ेगा, अब जैसे मान लीजिए आज विक्स बढ़ गई
तो विक्स बढ़ी तो ऐसा तो है नहीं कि खाली कॉल कॉल का ही विक्स बढ़ेगी, कॉल की आईवी बढ़ेगी, आईवी तो कॉल की भी बढ़ी होगी, पुट की भी बढ़ी होगी। बट हमें ये देखना है कि कॉल की आईवी ज्यादा बढ़ी कि पुट की आईवी ज्यादा बढ़ी। अगर हमें कॉल की ज्यादा आईवी बढ़ी तो इसका मतलब हो गया कि आईवी का जो स्क्यूनेस है वो टुवर्ड्स कॉल है। तो अगर टुवर्ड्स कॉल है स्क्यूनेस, इसका मतलब कॉल में डिमांड ज्यादा है पुट से। तो अगर कॉल में डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब कॉल में बाइंग इंटरेस्ट है, तो हमें कॉल पे फोकस करना चाहिए। तो ये केवल इवेंट के समय ही नहीं, ये कभी भी किसी भी समय जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आईवी स्क्यूनेस पे फोकस रखना ही चाहिए कि किस साइड आईवी में स्क्यूनेस है। जिधर स्क्यूनेस है उधर डिमांड है और उधर ही हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी जो कंफर्मेशन आप पीसीआर से कर सकते हैं, सपोर्ट से कर सकते हैं, टेक्निकल चीजों से कर सकते हैं। तो ये एक एड ऑन टूल हो गया जो आपकी रिसर्च को और सपोर्ट देता है। सर अभी वीकली एक्सपायरी के चलते हम लोग जो चार्ट्स देखेंगे वो मंथली चार्ट्स देखें या वीकली देखें या डेली देखें, क्या मतलब किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं? अगर हम इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो हमें, तो अगर इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे का हम 10 मिनट चार्ट देखते हैं। बट अगर हमें ओवरऑल ट्रेंड का पिक्चर अगर माइंड में रखना है, क्योंकि देखिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे भी, तो हमारे माइंड में ये पिक्चर होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में हर डिप पे हम कॉल अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम पुट ऑप्शंस पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो बैक ऑफ द माइंड आपकी ये होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको एक तो वीकली चार्ट देखना होगा कि वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद आपको डेली चार्ट देखना होगा, उसके बाद आपको 60 मिनट चार्ट देखना होगा। तो ये 3 टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देख के आप एक पिक्चर बनाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंट्राडे में जैसे ही आपको पॉजिटिव डेटा दिखेंगे, आपके राइट एंट्री पॉइंट दिखेगा, सपोर्ट लेवल दिखेगा, तो आप कॉल ऑप्शन में अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए कि लास्ट 1-1.5 महीने से ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, पुट में आपने जब जब ट्रेड करने की कोशिश करी होगी पुट में आपको नुकसान हुए होंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम पहले एक ओवरऑल फ्रेम बनाते हैं माइंड का कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और उसके हिसाब से इंट्राडे में हम सही एंट्री लेवल पे इंटर करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस में। तो ऐसे हम ट्रेड करेंगे। और हम शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे चार्ट ही देखेंगे, बट एक पिक्चर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट देखना जरूरी है। सर आपने बात करी फॉल्स ब्रेकआउट्स की, तो ब्रेकआउट्स में कई बार हम लोग जब वेट करते हैं तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन हो गया, तो लेकिन अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल कैंडल बनेगी ही बनेगी? देखिए ब्रेकआउट होने के बाद जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, भाई वो ब्रेकआउट है, अगर मान लीजिए वो उसको इनगल्फ कर लिया मैंने, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जब ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो अगली कैंडल है उसका फॉलो ऑन बाइंग है कि नहीं है। भाई ब्रेकआउट तो दिख रहा है, बट अब जैसे एचडीएफसी बैंक में हम लोगों ने आज देख लिया कि ब्रेकआउट है, तो उसको देख करके हम ट्रेड लेंगे कि बाई करेंगे। बट अगला बार जो फॉलो ऑन कैंडल है वो बन गई उसकी रिवर्स इनगल्फिंग, यानी कि वो रिवर्स बन गई, तो फिर वहां पे वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस लेकर के निकलना पड़ेगा। या फिर आपको और भी जो रिवर्सल कैंडल्स होते हैं जैसे कि हैमर्स है या शूटिंग स्टार्स है या इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन दिखेगा, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी। बट यह है कि प्राइस एक्शन होने के बाद ही आइडिया लगेगा, आप अर्लियर नहीं आइडिया लगा सकते कि ये ब्रेकआउट फॉल्स है या सही है। उसमें जरूर है कि वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि उसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन है कि नहीं है। वॉल्यूम के साथ अगर वो ब्रेकआउट है तो वो वैलिड है, बट अगर फिर भी अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो रहा है और इनगल्फ हो रहा है तो वो फिर रिवर्सल में काउंट करेंगे, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा। सर इसी का सप्लीमेंट क्वेश्चन है कि हम लोग चार्ट्स के साथ साथ और क्या चीजें देख सकते हैं जिससे कि फॉल्स ब्रेकआउट हम थोड़ा बहुत भी प्रेडिक्ट कर पाए? देखिए चार्ट्स के साथ साथ आप ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एचडीएफसी के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ और उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, आप देखिए 1650 की कॉल या 1660 की कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट कैसा है, ओआई कंसंट्रेशन हम जाके देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। एक तो हो गया कि इंट्राडे का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और एक हो गया कि पूरा एक्सपायरी से अभी तक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसा है, यानी पूरे मंथ का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पूरे मंथ का ओआई कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ और वो जो ओआई कंसंट्रेशन है वो वहां पे अनवाइंड हो रहा है, अगर वो अनवाइंड होकर के ओपन इंटरेस्ट काफी हद तक कम हो गई, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट वैलिड है, वो चलने वाला है स्टॉक। अब सपोज ये ब्रेकआउट हुआ और वो कॉल राइटर ने अनवाइंड ही नहीं किया, वो पोजीशन एज इट इज ही खड़ी है, इसका मतलब है कि कॉल राइटर को डर नहीं लग रहा है,
और वो अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से एक देख सकते हैं। दूसरा डेटा आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है कि नहीं। अब एचडीएफसी बैंक का मैंने आज ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा है, आप जाकर के देखिएगा कि उसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन है कि नहीं। अब एक होगा कि ब्रेकआउट होगा अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन से, यानी ब्रेकआउट हुआ और ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, तो उस ब्रेकआउट को हम बोलेंगे कि ब्रेकआउट बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और प्राइस ब्रेकआउट हो गया, तो दैट ब्रेकआउट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट विद शॉर्ट कवरिंग। बट अगर ब्रेकआउट हो रहा है और वहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, इसका मतलब हो गया कि नया बाइंग इंटरेस्ट आया। तीसरा फैक्टर आप डिलीवरी का डेटा में जाके देख सकते हैं कि आज एचडीएफसी में ब्रेकआउट हुआ है, तो जो डिलीवरी की परसेंटेज एनएससी की वेबसाइट से आएगी हमें, वो आप देखिए कि क्या कल 2-3 दिनों से आज डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ा है क्या। अगर मान लीजिए इसकी एवरेज डिलीवरी होती थी 60% और आज डिलीवरी हो गई 70%, इसका मतलब डिलीवरी में बाइंग हुई है। तो डिलीवरी का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, अगर ये सब कुछ वैलिड डेटा बन रहा है तो फिर ये ब्रेकआउट को हम क्यों नहीं सही मानेंगे। और अगर ये सब कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है अनुज जी। ठीक है सर। सर एक बार ये वॉल्यूम प्रोफाइल पर प्राइस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइस क्लस्टर्स आप कैसे करेंगे, एक बार आप और एक्सप्लेन कर दीजिए। वॉल्यूम प्रोफाइल तो बेसिकली आपके पास अगर सॉफ्टवेयर्स हैं, मान लीजिए आपको कहीं से वॉल्यूम दिख रहा है कि कौन कौन सा लेवल पे वॉल्यूम्स हैं, तो बेसिकली उसका एक, जैसे आप ये बना लीजिए कि उसका किस लेवल पे, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं तो हम बेसिकली एक उसका रेंज निकाल लेते हैं कि लोअर बैंड और अपर बैंड किस परसेंटाइल में मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड फॉल कर रहे हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा उसमें। तो आप एक परसेंटाइल निकाल लीजिए कि मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रेडिंग हुई है वो किस परसेंटाइल में हुई है, लोअर बैंड और अपर बैंड। और लोअर बैंड, हमें यही ध्यान रखना है कि अपर बैंड के ऊपर हमें ट्रेड लेना नहीं है, लोअर बैंड के आसपास ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट क्या है दिन भर में ऊपर नीचे करती रहेगी, ऑप्शंस का डिके होता रहता है। तो आप जब निकालेंगे तो एक तो आपको मीन मिलेगा, जब आप परसेंटाइल निकालेंगे तो एक मीन मिलेगा और एक अपर बैंड मिलेगा, लोअर बैंड मिलेगा। तो मीन से नीचे हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अदर डेटा फैक्टर्स। अगर अदर डेटा पॉजिटिव है तो वॉल्यूम प्रोफाइल के मीन से नीचे हमें ट्रेड एंट्री करनी है, ना कि अपर बैंड से ऊपर करना है। तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को हम लोग यूज करते हैं। जी सर लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन सर। बहुत लोगों ने पूछा है कि बास्केट सेलिंग और बाइंग हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बास्केट बाइंग हो रही है या अगर सेलिंग हो रही अगर है या मार्केट, स्टॉप लॉस हंटिंग है। हाँ, अगर मार्केट से 1 से 2 मिनट में 40-50 पॉइंट गिर जाए तो नॉर्मल सेलिंग से तो ये गिरेगा नहीं है, जब तक बास्केट नहीं बेचेंगे तब तक अचानक से तो गिरेगी नहीं, क्योंकि निफ्टी में क्या है, निफ्टी इज मेड ऑफ मल्टीपल 50 स्टॉक्स। तो निफ्टी अगर 50 स्टॉक से बन के मिल के बनी है, तो रिटेलर या हम आप अगर 10-20 रिलायंस 50 रिलायंस बेच भी देंगे तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर अचानक से मार्केट में 50-60 पॉइंट की सेलिंग आ जाए, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी इवेंट, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से झटका आ गया, तो वो हम मान के चलते हैं कि हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग हो। वो दोनों चीज हो सकती है, वो सेलिंग भी हो सकती है, बट स्टॉप लॉस हंटिंग की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि अदर फैक्टर्स मेरे पॉजिटिव है। आप सपोज कीजिए अगर पीसीआर का डेटा नेगेटिव होता और अचानक से मार्केट गिर जाए, तो फिर इसे हम एक मान सकते हैं कि जेन्युइन सेलिंग हो सकती है। बट अगर अदर डेटा पॉजिटिव है, पीसीआर का पॉजिटिव है, वीवैप पॉजिटिव चल रहा है, प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर चल रही है, ठीक है, जैसे आज क्या है, सॉरी, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है, वीवैप से ऊपर मार्केट चल रही है और मार्केट अचानक से गिरने लग जाती है, तो इसे हम हर कंडीशन में यही मानेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग दिख नहीं रही है। तो इस तरीके से अदर फैक्टर्स को आपको कंबाइन करके ये देखना होगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या एक्चुअल सेलिंग हो सकती है। जी अनुज। थैंक यू सर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड। और कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, एसएमसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो वो आप अपने सेल्स टीम से ही कांटेक्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और अभी भी अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हैं तो दे कैन रीच आउट एट tgdesk@smcindiaonline.com। मैं अभी चैट बॉक्स में दे देता हूँ।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग बड़े अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और हम लोगों ने भी यही कोशिश करी कि बेस्ट से बेस्ट जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर हम नए टॉपिक के साथ नए वेबिनार में फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।